हेलो फ्रेंड्स, लो मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और रोमांटिक सी कहानी लेकर जो आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होते ही सबसे पहले हम अपने हीरो को चर्च में देखते हैं, जो कि शादी करने के लिए आया था और उसकी होने वाली वाइफ भी वहीं आ रही थी। इसके साथ ही हमें यह बताया जाता है कि हमारा जो हीरो है ना, उसको जब बुखार होता है तो वो जो भी सपना देखता है उसे उसे पूरा ही करना पड़ता है, वरना उसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बुरा होना शुरू हो जाता है। तो अब इतने समय में उसकी दुल्हन वहाँ पहुँच चुकी थी और उसके पास आ जाती है और फिर शादी होना शुरू हो जाता है। मतलब जो भी वहाँ पे रस्में होती है, एक्सचेंज वगैरह, वो सब शुरू हो जाती है। और अब बारी आती है दूल्हे के किस करने की। तो जो हमारा दूल्हा है वह लड़की का फेस कवर था, तो भाई किस करने के लिए अब उसे अनकवर तो करना ही पड़ेगा, तो वह उसे अनकवर करता है। पर जब उसके चेहरे पर नज़र जाती है तो बाप रे, दूल्हे को तो बहुत ज़ोर से शॉक लगता है, क्योंकि जो हमारी दुल्हन है उसका तो चेहरा बहुत ही अगली था। और वह लड़की जब दूल्हे को देखती है अपने, तो तो वो मर मिटती है और वह उसे आगे बढ़कर अपने मुंह को काफ़ी आगे बढ़ाकर उसे किस करने की कोशिश करने लगती है। और हमारा बंदा तो डर के मारे उसके मुंह को अपने हाथ से पीछे ही हटाए जा रहा था, पर वह लड़की वह तो बस ट्राई करे जा रही थी कैसे भी उसे किस करे। तभी अचानक से उसका नींद खुलता है, यानी जो अभी तक हमारा हीरो था वह एक सपना देख रहा था और वह अपने टेबल पर एकदम चौंक के जाग जाता है। फिर थोड़ा सा रिलैक्स होता है कि चलो मैं यह सपना देख रहा था, लेकिन तभी फिर उसके पास फ़ोन आता है और फिर उसकी मम्मी उससे पूछती है कि बेटा, कहीं तुम्हें फिर से बुखार तो नहीं आया और तुमने कोई सपना तो नहीं देखा, क्योंकि अभी अभी हमारी कंपनी का कार्गो शिप हेरिकेन से एनकाउंटर हुआ है और सब कुछ उसमें डूब गया है। ऐसा डिजास्टर सेंचुरी में तो कभी कभी ही आता है, पर तुमको पता है ना, जब भी तुमको बुखार होता है और तुम सपना देखते हो तो वह तुमको ज़रूर पूरा करना पड़ता है, नहीं तो वह बैकफायर ज़रूर करता है और इसी की वजह से हमारी कंपनी को भी सफ़र करना पड़ेगा। तो हमारा जो ये बंदा है वह कहता है कि हाँ माँ, मुझे पता है। इतना बोलकर वो फिर फ़ोन रख देता है और तभी भागते हुए उसका असिस्टेंट उसके पास आ जाता है और बताता है कि हमारी कंपनी का लगातार स्टॉक प्राइस कम होते जा रहा है, पता नहीं किन कारणों से। तो कहीं आपने फिर से कोई सपना तो नहीं देख लिया ना बॉस। तो उससे फिर जो हमारा ये हीरो है उसका नाम यूजे होता है, वह कहता है कि मुझे ऐसी लड़की ढूंढने में मदद करो जिसके चेहरे पर पूरा रिंगल हो गया हो और ब्लैक फ्रेम का वह ग्लासेस पहनती हो। इतना बोलकर वह वहाँ से बाहर आ जाता है। तब उसका असिस्टेंट बताता है कि उनके डिस्कशन के हिसाब से उस लड़की का पिक्चर ड्रा कर लिया गया है। यह फ़ोटो देखकर उसका असिस्टेंट कहता है, यह कैसी लड़की है, आप पक्का इसी से शादी करोगे। वह बोलते हैं, कोई और ऑप्शन है क्या मेरे पास, बस यह बताओ कि कहाँ है यह। और अभी वह कहता है कि हमें मिल गई है। इतना कह के वो लोग उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तब सीन कट होता है, इधर हम उसी लड़की को देखते हैं जिसका नाम यन साव था। वह होटल के बाहर खड़ी थी क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड डाबे अपने मिस्ट्रेस के साथ वहां आया हुआ था, जो उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए वो अंदर जाती है। और उसके जाते ही वहाँ पर यह यूजे आ जाता है, वह भी यहाँ अंदर जाता है। तो वहाँ एक कपल थोड़ा सा रोमांस कर रहे थे, तो उनको ऐसे देख कर वह इग्नोर करके वो आगे चले जाता है, क्योंकि उसको वॉशरूम यूज करना था और वो तो अंदर चले जाता है। पर इधर इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि वो जो आदमी है साओ का बॉयफ्रेंड है और यह लड़की उसकी मिस्ट्रेस है। तो यूजे यहाँ पर अंदर रहता है, तभी उसको बाहर से खूब चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती है। तो वो थोड़ा सा गेट खोल कर देखता है तो वो उनको साफ साफ उन दोनों का वीडियो बनाते हुए दिखती है। वो खूब उन दोनों को बोलते रहती है कि मैं यह वीडियो बना के कंपनी के ग्रुप में भेज दूंगी, ताकि सभी लोगों को यह पता चले कि कैसे डिज़ाइन मैनेजर अपने सब ऑर्डिनेट के साथ यह सब कर रहा है।
तब साव साव के हाथ से फ़ोन छीनने के लिए डोई आगे बढ़ता है, पर वो साइड हो जाती है। सेम टाइम पे यूजे भी वॉशरूम का गेट खोलकर बाहर ही आ रहा था, तो वह जाकर उनके गेट से ही टकराता है, जिससे कि वह वापस से फिर अंदर की ओर गिर जाता है। और वो अंदर पहले शॉक्ड होते हैं, फिर थोड़ा सा खुद को ठीक ठाक करता है और वापस से बाहर आने के लिए निकलता है। तब तक बाहर से फिर इन दोनों का बहस चलते रहता है और दावे की हुई उसको खूब उसके अपीयरेंस के ऊपर खरी खोटी सुना रहा होता है कि अपनी शक्ल देखी हो कभी आईने में, वकील तरह बेवकूफ़ों की तरह दिखती हो तुम, और हाँ मैं बस तुम्हारे साथ इसलिए था क्योंकि तुम मेरा काम कर दिया करती थी। अब यह सुन के साव को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि तुम मेरी इतने दिन से सिर्फ यूज कर रहे थे। इसी बात पे वो उससे झगड़ा करने लग जाती है, तो वो उसको भी धक्का देता है। और वैसे ही वापस से यूजे गेट खोल के बाहर ही आ रहा था कि एक बार फिर से वो अंदर की ओर ढकेल जाता है। तो इस बार पूरा दम लगा के गेट खोल के वो गेट से बाहर कूदते हुए आता है, तो वो लोगों को उनको देखे ही जा रहा था। तो यूजे आराम से वहाँ से जाने लगता है। इतने में सासा उनका हाथ पकड़ के खींचती है और उनको पकड़ के कहती है कि कौन कहता है कि कोई मुझे पसंद नहीं करता, ये है मेरे हस्बैंड। तब इस टाइम पे जाके यूजे सासा का चेहरा देखता है, तो उनको तो जो इसकी तलाश थी वह तो उसे मिल जाती है। उसको देख के कहता है कि ये तुम हो ना। वो चुपके से उसके कान में कहती है प्लीज़ एक फेवर करो ना। तब यूजे भी कहता है कि हाँ हाँ सही बोल रही हैं, मैं इसका हस्बैंड हूँ। यह सुनकर तो जो वो मिस्ट्रेस थी वो जलने लगती है और बोलने लगती है कि तुम इतने हैंडसम हो तो तुमको यही मिली है। इसके बाद दावे ही बोलने लगता है कि कहाँ से लाई हो ये एक्टर, तुम बहुत ज़्यादा ही पैसा खर्च की होगी, नहीं तो इसको अरेंज करने में। और फिर वैसे ही उसको खूब सुनाने शुरू कर देता है। तो यह सब सुनते सुनते सा अपना रिंग निकाल के जो कि वो उसको दिया था वो तोड़ के फेंक देती है। अब वहाँ अगले सीन में वो यूजे के साथ बैठकर रोते रहती है और उसको बताती रहती है कि आज मेरा बर्थडे है और हम लोग साथ में मिलकर सेलिब्रेट करने की सोच रहे थे, पर सेलिब्रेट क्या करना, वो तो मुझे चीट ही कर दिया। वो यह सब बोल ही रही थी और यूजे उसको टिश्यू निकाल के दे रहा था आंसू पोंछने के लिए। वो तो अपना नाक साफ करके उन्हें ही दे फेंकती है और गला फाड़ फाड़ के खूब रोना शुरू कर देती है। तभी यूजे के फ़ोन पे उसकी माँ का मैसेज आता है कि तुम अपने सपने में किया गया काम कब पूरा करोगे, तुम्हारी दादी माँ का अभी अभी सारा दांत टूट गया है। उतने में उनके असिस्टेंट का भी मैसेज आता है कि स्टॉक प्राइस और भी ज्यादा कम होते जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। यह सब मैसेज देके वो वापस से शव के पास आके बैठ जाते हैं। उतने में शव को उसकी माँ का कॉल आ जाता है। उनको भी पता चल गया था कि शव का दावे से ब्रेकअप हो गया है, तो वह इसी बारे में अपनी बेटी से पूछती कि क्या चल रहा है। साशा बताती है कि दाब उसको चीट किया है, तो अब उसकी माँ को ऐसा लगता है कि उन लोगों के फैमिली के कंडीशन की वजह से दावे उसको छोड़ दिया है। तो वह यही सब बोल बोल कर खूब रोने लगती है कि ये सब उन्हीं की गलती है, उनकी बीमारी की वजह से उनका कंडीशन इतना खराब हो गया और इसी वजह से उनकी बेटी का अभी तक शादी भी नहीं हो पाया। अपनी माँ को शांत करवाने के लिए शव बोल देती है कि माँ मैंने शादी कर लिया है, आप चिंता मत करो। यह बात सुनकर उसकी माँ और क्वेश्चन करने लगती है कि क्या कौन है वो, कितना एज है, मतलब उसके हस्बैंड के बारे में, और इंक्वायरी करने लगती है। तो शश बोलती है कि माँ सिग्नल खराब है लग रहा है, ठीक है मैं फोन रखती हूँ। इतना बोलकर वो फोन रख देती है। तो उसके बाद अब वह परेशान कि अब हस्बैंड कहाँ से लाऊं, पर अब इस बात का जवाब देते हुए यूश बोलते हैं कि क्या हम शादी कर ले। बेचारी यूजे उस टाइम शाउस फिर कुछ पूछ रही थी और सब उनके मुंह पे ही फेंक देती है। शाउस जल्दी से टिश्यू निकाल के साफ करने लगती है और उनसे पूछती है कि आप पहली ही बार मुझे देखे और मुझसे शादी करना चाहते हैं। जूजे कहते हैं हाँ, सिर्फ तुमसे ही शादी करके मेरा किस्मत चेंज होगा। इसलिए ये सुनकर शाह बोलती है कि गरीबी की वजह से पागल हो गए हो क्या, क्या सच में तुम इन सब चीजों पर भरोसा करते हो। ये बोलते हैं मैं गरीब हूँ, फिर एक्सेप्ट कर लेती कि हाँ हाँ मैं गरीब हूँ।
तो मुझे फज टेलर ने कहा है कि आज के दिन जिसका बर्थडे है मैं उससे शादी करूंगा, तभी सिर्फ मेरी किस्मत बदल सकती है। साशा को तो यह अंधविश्वास ही लग रहा था। इतने में उन लोगों के पास एक लेडी आती है और उन दोनों को ही बोलती है कि कोई अंधविश्वास नहीं है, अगर तुम दोनों शादी कर लोगे तो तुम दोनों का ही किस्मत चेंज हो सकता है। और स्पेशली यूजे को कहती है कि तुम बस इससे शादी कर लो तो जितना भी तुम्हारा प्रॉब्लम आ रहा है वो सब गायब हो जाएगा। इतना बोलकर वह चली जाती है। उनकी यह बातें सुनकर यूज भी शश से कहते हैं उनके बात पे बिलीव करने के लिए, और वैसे भी दोनों को ही फिलहाल एक दूसरे का जरूरत था। शशो को अपनी माँ को दिखाने के लिए एक हस्बैंड चाहिए था और यूजे को अपना सपना पूरा करने के लिए उस लड़की से शादी करना था, तो इसलिए दोनों ही रेडी थे। नेक्स्ट डे उन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो भी जाता है, तो यहाँ से दोनों अपने अपने रास्ते निकलने लगते हैं। तभी यूजे के फोन पे मैसेज आता है कि हरिकन में उनके शिप से जो भी चीजें डूब गया था उन सबको रेस्क्यू कर लिया गया है और कुछ भी लॉस नहीं हुआ है। असिस्टेंट का भी मैसेज आ जाता है कि सारा स्टॉक प्राइस वापस से सेटल हो गया है। इधर शव के फोन पे दाब का मैसेज आता है कि सोचना भी मत मेरे पास वापस आने का, यहाँ से सारा सामान लेकर निकल जाओ और जाके रहो वापस से उस कचरे के ढेर में। उधर उसकी दादी माँ का भी दांत फिक्स करवा दिया गया था और इधर गुस्सा के शव सा वॉइस मैसेज करते रहती है दाव को कि तुम मर क्यों नहीं जाते। उसका ऐसा मैसेज एंड ऐसा एक्सप्रेशन यूजे भी देखते हैं, पर शशा को दाव ब्लॉक कर चुका था तो मैसेज डिलीवर नहीं होता। यह सब देख के भी यूजे इस वक्त कुछ नहीं कहते, क्योंकि वो तो बहुत खुश थे कि उनका सारा काम जो ठीक हो गया था तो वहाँ से निकलने लगते हैं। पर हाँ, उसको यह जरूर बोलते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे कांटेक्ट कर लेना। रात में यूज का असिस्टेंट उनको बताता है कि आपने जिस आदमी का पता लगाने बोला था वह हमारी कंपनी के डिजाइन डिपार्टमेंट में काम करता है और वो जो लड़की से शादी किया है वो मेर अली की बेटी है और अब वो आदमी अपनी वाइफ के साथ उसके घर पे ही रहने चला गया है। तो अब पता नहीं शव कहाँ रह रही होगी। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हीरो किस इंसान और उसके गर्लफ्रेंड का पता लगाने के लिए बोले थे। ऑब्वियसली तो साशा को किया था उसका और उसकी गर्लफ्रेंड का। यह सब सुनने के बाद यूश वहां से निकल जाते हैं और बारिश को देख के शौ के बारे में सोचने लगते हैं। इधर बेचारी शशा बारिश में भीगते हुए रोते हुए अपना सामान लेकर चली जा रही थी। बेचारी लड़खड़ा के वहीं पे गिर भी जाती है और वहीं बैठकर फिर रोने भी लगती है। तभी उसके पास छाता लेके आते हैं यूजे और उसको अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। वो कुछ ऑब्जेक्शन करती इससे पहले वो बोल देते हैं कि हम लोग शादीशुदा हैं और मैं अपनी पत्नी को ऐसे सड़कों पे रहते नहीं देख सकता। तो फिर वो भी आगे कुछ नहीं बोलती आ जाती है अपना सारा सामान लेकर यूश के घर पर। उनका इतना बड़ा घर देख के वो तो पूरी सरप्राइज्ड हो जाती है। देन उनसे पूछती है कि आप गरीब नहीं हैं और अगर है तो फिर इतना बड़ा घर में कैसे रह रहे हैं। वो कहते हैं गरीब हाँ हूँ ना, ये मेरा घर नहीं है मैं थोड़ी ना अफोर्ड कर सकता हूँ इतना बड़ा घर। ये मेरे रिलेटिव्स का घर है जो कि अब्रॉड गया हुए हैं, तो मुझे बोले कि मैं यहाँ रह सकता हूँ। तो ये सब बता के वो उसको उसका रूम एंड बाथरूम भी दिखा देते हैं और कहते हैं चेंज कर लेने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा भीग चुकी थी। तो थोड़ी देर बाद जब अपना काम खत्म करके वो आते हैं तो उनको उनका घर बड़ा साफ दिखाई दे रहा था और शशा उनके लिए तो डिनर भी बना चुकी थी जो कि वो बताते रहती है उनको। वो सरप्राइजों के पूछते हैं कि इतना सारा खाना तुमने बनाया है। वो कहती है हाँ, यहाँ का साफ सफाई करके मैंने यह सब खाना बनाया। इतना सारा गंदा फैला हुआ था यहाँ पे। तो उनकी बात करने के दौरान वहाँ का एक बल्ब फ्लक्ट होने लगता है। ये देखकर यूजे बोलते हैं कि मैं कह देता हूँ। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से बल्ब चेंज करने के लिए वो ये बात करने के लिए कॉल लगाते ही रहते हैं। इतने में साशा चढ़ जाती है टेबल पे उस बल्ब को ठीक करने के लिए, जो किचे देख भी लेते हैं तो वह जल्दी से चेयर पकड़ लेते
हैं। देन सा साफ बल्ब ठीक कर देती है। अब बल्ब ठीक करने के बाद उसका चेयर लड़खड़ा आता है और सीधे जाके गिरती है। वो यूश के देह पे इस गिरने की वजह से दोनों में कोइंसिडेंटली एक किस हो जाता है। फटाफट से उठते हैं दोनों एंड देन साशा जल्दी से खाना खाने के लिए कहती है उनको। तब टॉपिक चेंज करने के लिए यूच उससे कहती है कि मैंने ये नहीं सोचा था तुम इतना सारा काम कर सकती हो, लाइट भी ठीक कर दी, इतना सारा खाना भी बना दी। वो कहती है क्या फायदा इतना चीजें जानने का, कंपनी में मैं बहुत मेहनत करती हूँ पर उतना पेमेंट नहीं मिलता मुझे। मेरी मम्मी कहती थी कि अगर तुम अगली हो तो तुम्हें बहुत मेहनत करना पड़ेगा रिवॉर्ड लेने के लिए। मेहनत तो मैंने बहुत किया पर 8 दिन कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिला। यह सुन के यूजे कहते कि एक्चुअली तुम अगली नहीं हो, बस तुम्हारा कपड़ा थोड़ा सा अजीब है। पर किस सेंस में अजीब है वो नहीं समझा पा रहे थे। उनकी यह बात सुन के वो कहती है कि यह सारे कपड़े मेरी मम्मी ने मेरे लिए पसंद किए, कितना सुंदर तो है यह सब। यच बोलते हैं कौन सा नॉर्मल आदमी लाल पीला हरा ब्लू पिंक पर्पल इस टाइप का कपड़ा पहन है, तुम तो एक रेनबो से भी ज्यादा कलरफुल लग रही हो। इनफैक्ट तुम्हारा टी शर्ट देख के ऐसा लग रहा है कि मेरी दादी माँ भी तुमसे ज्यादा यंग लगती है। तब साशा उन्हीं से पूछती कि आप ही बताओ मैं कैसा कपड़ा पहनूं। वो भी रेडी हो जाते हैं उसका हेल्प करने के लिए। उसके बैग का सारा कपड़ा देखते हैं और एक एक करके सब कपड़ा को रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि उनको कोई भी ढका नहीं लग रहा था। तो फिलहाल के लिए उसको एक नॉर्मल कपड़ा देते हैं पहनने के लिए, जो कि वो पहन के भी आती है। बड़ी अजीब लग रही थी हीरो को वो उनका एक्सप्रेशन देख के। वह भी कहती है कि इतनी डरावनी लग रही हूँ क्या मैं। वो कहते हैं नहीं देरानी नहीं, बस कुछ कमी है शायद। तो उनका यह बात सुनक वो जल्दी से चेंज करने जाने लगती है तो उसको रोक के वो अपने पास खींचते हैं। तब जाके वो उसको करीब से देखते हैं। उस टाइम पे चश्मा उतार के पर वो आगे कुछ बोल नहीं पाते तो वो जल्दी जल्दी अपना चश्मा पहनती है और भागती है कपड़ा पैक करने का बोल के। उसके जाने के बाद वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहते हैं इस सिटी के बेस्ट स्टाइलिस्ट को ढूंढ के उनके घर पे भेजने के लिए। उधर नेक्स्ट डे दाव और उसके मिस्ट्रेस एना का शादी के लिए उन लोगों को सारे लोग कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे थे और उनका खूब बड़ी भी कर रहे थे। साथ में शाओ शाह के अपीयरेंस को लेकर बहुत बुराई भी कर रहे थे। ना कहती है कि वो शाओ शाह को फायर करवा चुकी है तो वो वापस नहीं आएगी यहाँ पे अपना चेहरा दिखाने के लिए। तभी एंट्री लेती है हमारी बदसूरत से शाह शव। एक नए अवतार में बहुत प्यारी लग रही थी वो और सबकी नजरें तो मानो उसी पे जाके अटक सी गई थी। ऐना को लगता है कि वो प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है और बाकी लोग तो उसकी खूबसूरती का बड़ाई करते नहीं थक रहे थे। साशा अपने डेस्क पर जाती है तो वहाँ पे उसका कोई भी सामान नहीं रखा हुआ था। यही बात वो ऐना से पूछती है तो वो तो अलग ही बकवास करने लगती है। शाओ शव के रेस पर सिर्फ फालतू की चीजें रखी हुई थी जिसको गुस्सा के फेंक है वो उन लोगों के देह पे। तो इस बात से फिर उन तीनों में बहस हो जाता है, मतलब दोनों ही मिलके शव शॉ को सुनाते हैं और फिर उससे सुनते भी है। इतने में डायरेक्टर वांग वहां आ जाते हैं जिसको देख के ऐना कहती है कि आप जिस आदमी को बाहर निकालने के लिए ढूंढ रहे हैं ना यही है वो। इट मीन्स वो ओब्वियसली साशा को निकालने का बात कर रही थी। तो वह जब तक आते रहते हैं तब तक ऐना शशर से कहती है कि तुमको पता है मैंने सिर्फ तुम्हारे बॉयफ्रेंड कोई नहीं चुरा लिया बल्कि मैं ही हूँ जो कि तुम्हें इस कंपनी से बाहर निकलवा रही हूँ। इतने में डायरेक्टर वांग भी वहां आ जाते हैं और शाओ शाओ का नाम पूछकर ऐना की बातों पर हंसते हुए कहते हैं कि आप इस कंपनी में आगे आर्किटेक्चरल डिजाइनर के तौर पे काम करेंगी। इस न्यूज से शशो तो बहुत खुश हो जाती है और उतना ही गुस्सा वो दोनों हो जाते हैं। वो लोग तो डायरेक्टर वांग का डिसीजन को अपोज भी करते हैं पर बदले में उनको ही सुनना पड़ता है। उनसे तो यहाँ का मैटर निपटने के बाद काम करने जाने के लिए शॉ कॉफी लाने लगती है तो उसके पीछे पीछे पहुंच जाता है। ताब उसको समझाने की कोशिश करने लगता है वो कि मैंने जो भी किया वो तुम्हें
एम्बेरसमेंट के शेयर होल्डर है और उसका भाई मेरा बॉस है, तो मैं उसके बात को मना नहीं कर सकता। तो मैंने यह जो भी की है ये सब बस एक नाटक था इस कंपनी में अपने आप को स्टेबल करने का। तो अगर मैं एक बार हो गया तो इसके बाद तुमको और चिंता नहीं करना पड़ेगा उसके यह सब बकवास पे। ऑफ कोर्स शासा को तो भरोसा नहीं होता। तो इसके बाद दावे मुद्दे की बात करता है कि वह चाहता है शशा पहले की तरह फिर से उसका काम कर दे। यह बोलते बोलते वह उसको फाइल पकड़ा देते हैं। जब वह फाइल खोलती है जिसमें कि दाब का नाम लिखा हुआ था, इस पे वो फूट पड़ती है उस पे, क्योंकि इसके पीछे का मेहनत वो करी थी और नाम उसके एक्स का ऐसे कैसे चलेगा। वो कहता है हम लोग रिलेशनशिप में थे ना, तो किसी का भी नाम रहे क्या फर्क पड़ता है। पर नहीं, अब और शव उसके बातों में आने वाली नहीं थी, इसलिए वो वहां से जाने लगती है। पर दवाई खुद से उसका हाथ पकड़ता है और जब पीछे देखता है तो वहां पे उसकी वाइफ खड़ी थी। वो तो जल्दी से शश को अपनी ओर खींचता है और फिर उसको कस के धक्का देते हुए कहता है कि मैंने कहा ना, मेरे दिल में सिर्फ मेरी वाइफ है, तुम मुझे परेशान करना बंद करो। बेचारी शाशा को तो कुछ बोलने का मौका ही नहीं देता। वो इतने में यूजे भी आ चुके थे अपनी कंपनी में और वो भी देख लेते हैं। ऐना को सुनाते हुए शाशा को वो उसको बोल रही थी कि तुम अगर यह एक्सेप्ट नहीं भी करोगी कि तुम मेल एम्प्लॉयज को रास करती हो, तो भी मैं कंपनी ग्रुप में ये मैसेज डाल दूंगी, तो अब सब लोग मिलके ही फैसला लेंगे तुम्हारा। यही सब बोल के वो उसका फोटो खींचने लगती है, पर बीच में आते हैं यूज और अपने हाथ से उसके फोन के कैमरा को कवर करते हुए कहते कि तुम्हें दूसरे के प्राइवेसी राइट्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाने में माइंड नहीं करूंगा। उनको यहाँ देख के शाशा उनसे पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो वो कहती है कि मैं यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड हूँ। उनका सिक्योरिटी गार्ड होने से ये दोनों तो बहुत जोर से हंसने लगते हैं और उनका खूब मजाक बनाने लगते हैं। ऐसे सिक्योरिटी गार्ड पर शाशा अपने एंड से बोलती है कि सिक्योरिटी गार्ड भी एक प्रोफेशन ही है, पर यह लोग तो लगातार उनका अपमान ही किए जा रहे थे। लाइक यह बोल रहे थे कि तुम्हारा प्लास्टिक सर्जरी करवाने में पैसा या नहीं दिया है क्या? एक सिक्योरिटी गार्ड के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? जरूर कुछ टाला करता होगा। यह सब सुनकर हीरोइन जल्दी से जाती है और मोप उठा के और फर्स्ट की तरह ऐना के मुंह पे भी पोछा मार देती है। यूजे तो उसका हरकत देखते ही रह जाते हैं। इतना में रियल का सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है वहां पे। तो ना सिक्योरिटी गार्ड्स को बोलती है उन दोनों को लेके जाने के लिए। उन दोनों से मतलब वो लेडी और सिक्योरिटी गार्ड। ये सुन के एक गार्ड बोलता है कि हमारी टीम का नहीं है ये। तो इस बात से फिर से वो हंसने लगती कि अच्छा अब तुम सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं हो। तो अब तो उसको को और मौका मिल गया था जूची और शशा को सुनाने का। तो अच्छे से सुनाने के बाद वो सिक्योरिटी गार्ड्स को बोलती है इन दोनों को यहाँ से लेकर जाके पुलिस को बुलाने के लिए। तभी भागते हुए हीरो का असिस्टेंट वहाँ आता है और उनको उनके नाम से बुलाता है, यानी कि मिस्टर सी जंग उनका ये प्रोफेशनल नाम था। ये सुन के यूज तो जल्दी से उसका मुंह बंद करता है। बाकी सब लोग तो सरप्राइजिंगली देखे ही जा रहे थे क्योंकि मिस्टर सी जंगी इस कंपनी के प्रेसिडेंट का नाम था, पर आज तक कोई भी इस कंपनी के प्रेसिडेंट को देखा नहीं था। तो किसी को पता नहीं था कि कौन है सी जंग। पर यूज जल्दी से बात संभालते वो अपने अपने असिस्टेंट को ही सीज कह के बुलाने लगते हैं और अपना आईडी भी फटाक से उनके पॉकेट में डाल देते हैं, यही बोल के कि आपने कहा था ना आपके आईडी में सी जंग लिखा हुआ सही से दिख नहीं रहा है, तो मैंने ठीक करवा दिया, आपको देने ही वाला था। हीरो का ऐसा हरकत देख के उनका असिस्टेंट भी समझ जाता है और सबके सामने बोलता है कि हाँ मैं ही हूँ सी जंग। अब ये सुनकर वहाँ खड़े सारे लोग सी जंग का बढ़ी करने लगते हैं। तो एनआई यूजे और साव का उनसे शिकायत करने लगती है। नकली सीजन कहते हैं आप दोनों को फायर किया जाता है। ऐना का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वो बोलते हैं मैं तो तुम दोनों की बात कर रहा हूँ, तुम दोनों को फायर किया जाता है। तो अब उन दोनों को फायर करने का रियल रीजन असली सी जंग देते हैं कि दाब दूसरे के काम को अपना काम बता के सबको दिखाता है और ऐना
खुद के पावर का इस्तेमाल करके अपने एम्प्लॉयज को बुली करती है। एना इस बात को ऑब्जेक्ट करते हुए कहती है कि आपकी इतनी हिम्मत हो गई कि आप मुझे फायर करोगे, भूलिए मत मेरे पापा इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं। इस बात पर यूजे कहते हैं कि अच्छा मैं कुछ भूल गया था ना, तुम्हारे पापा फ्रॉड करते हुए पकड़े गए हैं तो उन्हें बोर्ड से निकाल दिया गया तो तुम जेल जा सकते न से मिलने के लिए। इतना कह के गार्ड्स को उनके असिस्टेंट कहते हैं उन दोनों को वहां से लेके जाने के लिए। तब इस चीज के लिए थैंक यू बोलने के लिए साशा और डिनर का ट्रीट देती है यूजे को। हाँ, जिस जगह पे वो लेके गई थी उनको खाना खिलाने, वो जगह उनके लायक तो नहीं था पर फिर भी वो कुछ कहते नहीं, खाना खाते हैं तो उनको टेस्ट भी अच्छा ही लगता है तो फिर बातें करना शुरू करती है। वो उनसे पूछती है आप मिस्टर सी जंग से फैमिलियर है क्या? वो बोलते हैं हाँ मैं उनका पर्सनल बॉडीगार्ड हूँ। तो वो बोलती है कि क्या आप मुझे उनसे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं? मैंने सुना है वो बहुत पावरफुल है और डिजाइन वर्ल्ड में 30 साल की उम्र में ही फेमस मास्टर भी बन गए थे। यूज तो पूरा ब्लश करने लगे थे यह सब सुनके, पर अब साशा उनकी स्किल से हटके उनके अपीयरेंस पे बात करने लगती है जिससे कि वो आज मिली थी मिस्टर सी जॉन के तौर पे। तो वो बोलती है कि वो कितने हैंडसम है, डीप आई ब्राउज आइज सब कुछ एकदम परफेक्ट। लजे कहते हैं बड़ा खराब नजर है तुम्हारा, वो इतना भी हैंडसम नहीं है जितना कि मैं हूँ। तो अब ये सब बात छोड़ के वो लोग खाने पे फोकस करते हैं। तो खाते खाते अचानक से सासवा का नजर जाता है यूज के चेहरे पे पूरा रेडनेस हो गया था कहीं कहीं पे। यूजे सीधे पूछते इस पे पीनस था आंसर आता है हाँ। वो तो ये सुन के ही बेहोश हो जाते हैं। आंख खुलता है सीधे हॉस्पिटल में सासा उनके सामने बैठी हुई थी और डॉक्टर बताते हैं कि फिलहाल तो कुछ भी सीरियस नहीं है, पटा आके से एलर्जन से दूर रहना है। तो इतना बोलने के बाद वो उसको एक नमेंट देते हैं हीरो के रेसस पर लगाने के लिए। तो वो जैसे ही लगाने जाती है वैसे ही उस रूम का लाइट्स ऑफ हो जाता है जो कि बगल के बेड के पेशेंट किए थे क्योंकि सोने का टाइम हो गया था। साशा भी इधर उधर देखती है तो और पेशेंट्स भी सो चुके थे तो इसलिए कंबल के अंदर घुस के फोन का फ्लैश जला के वो उनको ऑइंटमेंट लगाने लगती है जिस चीज से उनको दर्द होता है। तो वो आवाज करते हैं जिसकी वजह से उसका भी आवाज निकल जाता है। तो उन लोगों का ऐसा आवाज सुन के बगल से आवाज आता है ये पब्लिक प्लेस है तो लोगों को सोने दो तुम लोग। बेचारे इस चीज से दोनों को ही अवार्ड लगता है क्योंकि करे तो कुछ भी नहीं, पर शॉट पहले हो गया नागर में। अब नेक्स्ट डे ऑफिस जाने के लिए सासो अपना बाइक लाने जाते रहती है। तब तक वापस से यूजे का असिस्टेंट उनको देखकर उनके नाम से बुलाने लगते हैं। बेचारे यूजे जल्दी से भगाते हैं उसको वहां से ताकि वह पकड़े ना जाए। यह चीज सासा भी देख लेती है तो वो जल्दी से आके उनसे पूछती है क्या आप जानते थे उस गाड़ी वाले को? वो बोलते हैं नहीं वो बस डायरेक्शन पूछ रहा था तो मैंने बता दिया। तो अब यह बात यहीं पे खत्म हो जाता है। उसके बाद शाह साव यूश को अपने बाइक पर बैठा के ऑफिस लेके जाती है। वहां पे एक बार फिर से सेम चीज होता है, मतलब असिस्टेंट फिर से भाग के आते रहता है अपने बॉस के पास। पर यूजे जल्दी से नाटक कंटिन्यू करते हुए अपने असिस्टेंट को वापस से अपना बॉस बना लेते हैं। तो फिर शस भी उनको हेलो करके अपने काम पर निकल जाती है। उसके जाने के बाद यूज का असिस्टेंट उनको बताता है किताब जो भी डिजाइन किया है उसमें कुछ भी उसका अपना नहीं है, वो सारा साव का डिजाइन था। तो अब यूजे अपने असिस्टेंट को कहते हैं कि साशा को चीफ डिजाइनर का पोजीशन पे प्रमोट कर देने के लिए। तब होता भी वैसा ही है। अगली ही मीटिंग में शाह शव का सीनियर सभी के सामने अनाउंस कर देता है कि साशा को चीफ डिजाइनर बना दिया गया है। मीटिंग तो यहाँ पे खत्म हो जाता है, पर बाकी के लोग बातें करने लगते हैं कि साशा को एक ही महीने के अंदर असिस्टेंट से डिजाइनर बना दिया गया। तो उसकी कलीग उसको बताती है कि मैंने सुना है साशा का बॉयफ्रेंड मिस्टर शी का बॉडीगार्ड है तो ये सब वही करवाया होगा। तब जाते जाते उसका वही सीनियर साशा को
कॉन्ग्रेचुलेशन करने के बाद उसको एक काम देता है कि जाके क्लाइंट से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेने के लिए, बट ऑब्वियसली शशा बोलती है डिजाइन डिपार्टमेंट को कस्टमर से मिलने की क्या जरूरत है, और उसका सीनियर फिर भी बोलता है तो उसको जाना पड़ता है। अगले ही दिन वो उस क्लाइंट के पास पहुंच जाता आती है। वो लोग बहुत ही अजीब थे, लगातार शाशा को ड्रिंक करने के लिए बोले जा रहे थे पर उसको अच्छा नहीं लग रहा था, उसको बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। पर वो आदमी बोलता है कि अगर शव ड्रिंक करेगी तो वो तुरंत ही उस कांट रैक्ट पे साइन कर देगा। इतने में दूसरा आदमी आके बोलता है कि अगर शस और ड्रिंक नहीं करेगी तो उसको डांस करना पड़ेगा उन जैसे ठरकियों को एंटरटेन करने के लिए। एक आदमी तो डेमो भी दिखाने लग जाता है, खुद ही उसके सामने नाचते लग जाता है पागल जैसा। यहीं पे सीन शिफ्ट होता है यूश की तरफ। वो अपने असिस्टेंट को बोल रहे थे कि मेरी तरफ से शाशा को मैसेज कर दो कि मैं मिस्टर श्रीजंग के साथ ओवर टाइम करने वाला हूँ, तो तुम अपना काम खत्म करके घर चली जाना। तब उनका असिस्टेंट उनको बताता है कि डायरेक्टर वांग शाशा को बोले कुछ लाइन से मिलने के लिए, तो वो मिलने जा चुकी है। उन लोगों से इस बात पे ऑब्वियसली रूश पूछते हैं कि कौन से क्लाइंट से वो मिलने गई है। तब उनका असिस्टेंट उस क्लाइंट के बारे में बताता है और उसका फितरत के बारे में भी बताता है, क्योंकि कोई इंसान अचानक से तो ऐसा नहीं हो जाएगा ना। तो अब ये सुन के यूच उठते हैं और अपने असिस्टेंट से कहते कि हमारी कंपनी का ऐसा कस्टमर्स नहीं होना चाहिए, हमें अपने एम्प्लॉयज के सेफ्टी के बारे में भी तो ध्यान देना चाहिए ना। और इतना बोलकर वो पहुंच जाते हैं उसी वाइन शॉप पे जहां पे शाशा अपने क्लाइंट से मिलने गई थी। तो अब यूजे को ये थोड़ी ना पता था कि वो लोग हैं किस कमरे में। यहाँ पे तभी दो स्टाफ एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि कितना बेशर्म है, इतना रंग होके पूरा कपड़ा खोल के नाच रहा है। ये सुन के यूज फटाफट से उस रूम का गेट खोल के अंदर जाते हैं जहाँ से वो दोनों स्टाफ्स निकल गए हुए थी। वहाँ का नजारा तो देखने लायक था। एक आदमी पूरा कपड़ा खोल के टेबल पे चढ़ के नाचे जा रहा था, बाकी सारे लोग भी डर रंग थे, यहाँ तक कि हीरोइन भी उन लोगों के साथ खुद ही एंजॉय कर रही थी। वो भी टेबल पे चढ़ के डांस होगा विनर अनाउंस करने में लगी हुई थी। यूजे तो अपने कंधे पे उठा के उसको वहां से लेके आते हैं बाहर और उसको बाहर खड़ा करके खूब सुनाने लगते हैं। उसको भी जो समझ में आता है वो बोलती है और उनके देह पर ही सो जाती है। वो उसको बोलते हैं उठो, अरे उठो। वो तो उठ के सीधे उनके गोद पे चढ़ जाती है। यूज तो बस उसको देखते ही रह जाते हैं। इतना में वो उनको किस करने के लिए अपने होठों को आगे बढ़ाने लगती है, पर वो अपना मुंह घुमा लेते हैं। तो अब क्या था, तो वो उनका मुंह सीधा करके कर लेती है किस उनको। तो अब वह हिम्मत करके ट्राई करते हैं अपने एंड से किस करने का, पर बेचारे का बैड लक वो उनके देह पे ही उल्टी कर देती है। वो भी उसी वक्त जल्दी से उतारते हैं वो उसको अपने ऊपर से, पर वो फिर थोड़ी देर खड़ी रहती है और वापस से उनके देह पे चढ़ के सो जाती है उनके कंधे पे। दूसरे साइड बेचारे अब क्या ही करते, आराम से बैठकर उसका दोनों सैंडल उठा के वैसे उसको घर लेके जाते हैं। नेक्स्ट जब वो सो के उठ के आती है तो सबसे पहले यही पूछती कि मैं कल घर कैसे आई। वो कहते हैं तो को क्या लगता है। अब अपने दिमाग पर वो जोर डालती है और कहती है कि मुझे याद है कल मैं कुत्ता का पीछा कर रही थी ना, तो क्या मैंने उसे ही फिस कर लिया। इस बात पे यूज को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्सा आके बैठ जाते हैं तो सांवसा उनसे इस गुस्सा का कारण पूछती है। वो कहते हैं मैं तुम्हें घर लेके आई यहाँ पे, ऊपर से तुम इतना ड्रंक थी और मेरे ऊपर ही उड़ती कर दी। मुझे गुस्सा नहीं होना चाहिए क्या। तो सावसान से माफी मांगने के लिए कहती कि लाइए मैं आपका कपड़ा धो देती हूँ। वो वाला कहाँ है, आपका कपड़ा बताइए। वो भी बता देते हैं अपने कपड़ा का पता। वो जाती है वहां से जल्दी से कपड़ा चेक करती है, पर जब कपड़ा का ब्रांड देखती है तो वो तो शौक ही रह जाती है, क्योंकि ये सारे कपड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स के थे। तब यूजे भी आके जल्दी से बहाना बना देती है कि नहीं नहीं, ये सब डुप्लीकेट है, उस ब्रांड्स का नहीं है यह सब, ये तो बस 50 वन में
एक एक पीस मिल जाता है। कपड़े का क्वालिटी देख के उसको ऐसा लग तो नहीं रहा था, बट फिर भी फोन के बात पे भरोसा कर लेती है। अब वो ऑफिस पहुंचते हैं तो उनको बार बार ऐसा लग रहा था कि यार कॉल कर लेना चाहिए शाओ शव को एक बार। तो बहुत देर तक अपने आप को रोकने के बाद फाइनली वो उसका नंबर डायल करने लगते हैं, पर तभी उनका असिस्टेंट आ जाता है। कुछ काम से वो उनको कहता है कि आपको अमेरिकन पार्टनर से एक एग्रीमेंट के लिए अमेरिका जाना पड़ेगा, तो इसलिए उन लोगों को जल्दी ही निकलना पड़ेगा। पर यह सबसे हट के यूश कहते हैं कि तुमको क्या लगता है क्या कर रही होगी अभी शाशव? उनका असिस्टेंट पूछता है कि आप लोग साथ नहीं आए थे क्या अभी? यूजे कहते हैं आए थे ना, पर अभी 3 घंटा हो चुका है उसका और अभी तक मैंने उसे नहीं देखा है। वापस से उनका असिस्टेंट कहता है कि अभी तो इसी फ्लोर पे आई थी किसी काम से। यूजे कहते हैं तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वो बोलता है आपने ही तो कहा था उसे एक ऑर्डिनरी एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करने के लिए। तो आप उनका असिस्टेंट उनसे पूछने लगता है कि कहीं आपको प्यार तो नहीं हो गया उससे, पर वह कहाँ ही एक्सेप्ट करने वाले थे, वो 8 दिन नहीं ही करते हैं एक्सेप्ट। पर फिर भी उनका असिस्टेंट उनको सजेस्ट करता है कि आपको अपनी वाइफ को जल्दी से अपना प्यार कन्फेस कर देना चाहिए। वो भी थोड़ा सोचते हैं और फिर अपने असिस्टेंट को भेज देते हैं किसी काम से एंड देन अपनी वाइफ को मैसेज करते हैं कि आज रात हम साथ में डिनर करने चले, मुझे कुछ कहना है तुमसे। उधर से भी रिप्लाई आता है कि ठीक है। वो तो खुशी से नाचने लगते हैं, पर इधर सावसा को एक कॉल आता है। जब वो आंसर करती है तो उसका एक्सप्रेशन तो कि कुछ काफी सीरियस मैटर लग रहा था। तो अब डिनर का टाइम होता है, लचे रेस्ट पहुंच भी जाते हैं और सारा अरेंज फर्ज देख भी लेते हैं। देन वेट करने लगते हैं, बहुत देर तक वेट करते हैं, पर शव नहीं आती वहां। तो अब वो थी कहाँ? तो वो थी अपने होमटाउन हॉस्पिटल में अपनी माँ के पास। डॉक्टर बताते हैं कि उसकी माँ का हालत बहुत ही खराब हो गया है, कुछ भी ट्रीटमेंट उन पर असर नहीं कर रहा है, तो जल्दी से उनकी किडनी का सर्जरी करना पड़ेगा। उसके लिए 2,000,000 यन हॉस्पिटल में उसको जमा करवाना पड़ेगा। इतना पैसा जमा करने के बाद ही शाशा की माँ के लिए किडनी सोर्स ढूंढा जाएगा। अब ऑब्वियसली इतना पैसा बहुत ही बड़ा रकम था शव के लिए। तो वो डॉक्टर से रिक्वेस्ट करने लगती कि पहले उसकी माँ का इलाज कर दिया जाए, देन वो धीरे धीरे करके पैसा जमा करवा देगी। पर ऑफ कोर्स इस चीज के लिए कोई भी डॉक्टर राजी नहीं होता, क्योंकि यह तो हॉस्पिटल के रूल्स के खिलाफ ही रहता है। इधर थक हार कर चे शशा को कॉल करते हैं, पर वो कुछ बताती, वो बस कहती है कि मैं अपने होम टाउन में हूँ। डैडजी भी फिर उससे आगे कुछ नहीं पूछते। नेक्स्ट डे अमेरिका जाने के लिए निकल जाते हैं। वो तो अपने असिस्टेंट से पूछते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था ना शाशा के होम टाउन में क्या सिचुएशन है, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। वो तो कुछ नहीं बोलता। तब तक सीन शिफ्ट हो जाता है। इधर हॉस्पिटल में शाशा काफी ट्राई कर रही थी उतना अमाउंट यूजे से मांगने के लिए, पर वो बोल नहीं पा रही थी। तब तक उसको यूजे का वीडियो कॉल आ जाता है। वो जैसे ही देखती है उसके गेट पे उसके अंकल आंटी आ जाते हैं चिल्लाते हुए, तो गलती से वीडियो कॉल उठ जाता है। वो लोग आके उस परे चिल्लाने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पुराने वाले घर को बेचने की। शो कहती है वो मेरे डैड का घर था, मेरी माँ के इलाज के लिए मैंने बेचा है, तो इससे आपको क्या दिक्कत है? उसके अंकल कहते हैं तुम्हारे डैड हमारी फैमिली का बेटा है, उसके मरने के बाद भी उसका प्रॉपर्टी हमारी फैमिली में ही वापस आना चाहिए, तो मैं ये किसी भी आउटसाइडर को कैसे लेने दे सकता हूँ? तुम भले उस घर को बेच दो, लेकिन जितना पैसा मिला है वो सब मुझे वापस चाहिए। यह सुनकर शाह पुलिस को बुलाने की बात करने लगती है, तो उसके अंकल उसका फोन छीनने लगते हैं और यह सारी चीज यूजे भी देख रहे थे। तो अब जाकर वो अपने असिस्टेंट से वापस से पूछते हैं कि बताओ। तो अब वो बोलता है कि शाशा की माँ का तबीयत बहुत ही खराब है, वो हॉस्पिटलाइज है, पर आप चिंता मत करिए, मैं ऑलरेडी अपने आदमियों को बोल दिया हूँ
उनके लिए सूटेबल किडनी सोर्स लेने के लिए तो यहाँ का मैं संभाल लूंगा, आप बस वहाँ चलिए, क्योंकि ये काम बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी कंपनी के लिए, तो उसको छोड़ा नहीं जा सकता। पर हीरो का दिमाग तो बहुत ही गर्म था, क्योंकि उनका असिस्टेंट उनसे यह बात छुपाया था, तो इसलिए वो उसको ऑर्डर देते हैं कि गाड़ी घुमाओ और शव के होम टाउन चलो। इधर शव के अंकल आंटी फिर आ जाते हैं वहां पे, पर इस बार किसी चीज का सर्टिफिकेट लाए थे उससे साइन करवाने के लिए, पर तभी उन लोगों को पकड़ लेता है यूजे का आदमी और तुरंत ही यूजे भी आ जाते हैं साशा के पास। तभी पीछे से डॉक्टर आके बताते हैं कि उसकी माँ के इलाज के लिए सारा पैसा जमा कर दिया गया है, तो अभी सर्जरी करने के लिए वह उससे कुछ डॉक्यूमेंट पे साइन लेते हैं और तुरंत ही उसकी माँ को ले जाया जाता है सर्जरी करने के लिए। उनके वहां से जाने के बाद यूज अंकल से वो सर्टिफिकेट ले लेते हैं और उनको कहते हैं कि आपको घर चाहिए ना, तो मैं आपके लिए अरेंज कर देता हूँ एक छोटा सा आप दोनों के लिए अलग अलग रूम सोने के लिए। एंड देन अपने आदमी को कहते हैं उन लोग को यहाँ से लेके जाने के लिए। शशा उनसे पूछती है आप सही में कुछ ऐसा करने वाले हैं क्या? वो कहते हैं अरे नहीं यार, बस इनको डरा रहा था। तो अब वो उनसे पूछती कि सारे लोग आपकी बात क्यों सुन रहे थे और आपके पास इतना पैसा कहाँ से आ है? तो अब ऑफ कोर्स एंट्री होता है हीरो के असिस्टेंट का एज मिस्टर सीज। वो कहते हैं कंपनी में इतना पैसा लेने के लिए अप्लाई किया जा सकता है, तो यह वही किया था और फिर वैसे से ही थोड़ा थोड़ा अपने बॉस का बढ़ाई भी कर देते हैं वो और निकल जाते हैं वहां इन दोनों को अकेला छोड़ के। तो अब वो लोग ओटी के बाहर वेट करने लगते हैं सर्जरी के खत्म होने का। थोड़ी देर बाद सर्जरी खत्म हो भी जाता है और डॉक्टर आके बताते हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल था। तो अब शर जल्दी से जाती है अपनी माँ के पास, उनको अभी तक होश नहीं आया था। तो यूज शोर से कहते हैं कि तुम पूरे 24 घंटे से सोई नहीं हो, तो जाके थोड़ा सा आराम कर लो, मैं हूँ इनका ध्यान रखने के लिए। पर वो नहीं जाती, तो इतना बोलने के बाद उनको थैंक यू कहती है उसकी मदद करने की के लिए और बोलती है कि अगर आप नहीं रहते तो मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इस बात पे यूज थोड़ा सा नाराज की जताते हुए उसे कहते हैं कि तुम मुझे क्यों नहीं बताई पहले? वो बोलती है मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। तो वो बोलते हैं तुम मेरे लिए कभी भी प्रॉब्लम नहीं हूँ। इस बात पर शव बोलती है कि मुझे ऐसे लालची होना अच्छा नहीं लगा, वैसे भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, तो मैं इस चीज के लिए यूज टू नहीं होना चाहती, क्योंकि हमारा डिवोर्स तो हो ही जाएगा। वो कहते हैं अगर यूज टू नहीं होना चाहती तो डिवोर्स नहीं लेते हैं ना हम। यही बात बोलने के बाद वो किस करने आगे ही बढ़ते रहते हैं, पर तब भी उसकी माँ को होश आ जाता है। तो होश आने के बाद वह अपनी बेटी को देख के बहुत सटी हो जाती है। तो फिर ऐसे ही बातें करते करते यू चभी अपना इंट्रोडक्शन उनके दामाद के रूप में उनको देते हैं। शश भी उनको बताती है कि उनके सर्जरी का पूरा पैसा यूजे ही दिए हैं। उसकी माँ को भी बहुत अच्छा लगता है उनसे मिलकर और वह अपनी बेटी के लिए भी बहुत खुश थी। तभी उनका असिस्टेंट उनको बुलाता है और उनको बताता है कि उनको यूएसए जाने की कोई जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि उनके वो पार्टनर खुद ही यहाँ आ रहे हैं और फ्लाइट ले भी चुके हैं, कल तक यहाँ पहुँच भी जाएंगे। तो हमें अब अपनी कंपनी चलना पड़ेगा। यूश वापस से आ जाते हैं इधर इन लोगों के पास और साशा को कहते हैं कि काम से कंपनी जाना पड़ेगा उनको। उसकी माँ भी फिर उन दोनों से कहती है अपने काम पर जाने के लिए, क्योंकि उनके पास तो नर्स है ना जो कि उनका ध्यान रखेगी। तो फिर वो लोग भी कंपनी में आ जाते हैं। तब यूजे परेशान थे कि वो अपनी आइडेंटिटी कैसे बताए शश को। वो लोग ये सब चीज सोच ही रहे थे कि उनके केबिन में शश एंटर करती है। तो जल्दी से यूची अपने चेयर से खड़े हो जाते हैं और अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि सर आपका चेयर अब ठीक हो गया, आप इस पर बैठ सकते हैं। वो भी जल्दी से बैठ जाते हैं एंड देन उस केबिन से यच बाहर चले जाते हैं। शश भी जो देने आई थी वो उनको पकड़ा देती और वहां से जाने लगती है। तो यूजे का असिस्टेंट कहता है कि यूजे का कल बर्थडे है। अब यह तो ऑब्वियसली वो
शशो को बताने के लिए ही बोल रहे थे तो ऑफिस के बाद साशा पहुंचती है अपने हस बैंड के लिए कुछ गिफ्ट्स खरीदने। वहां के स्टाफ उसको कपड़ा खरीदवा देती है, ऑब्वियसली मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का यूज करके। वो बोलती है कि ये बेस्ट गिफ्ट रहेगा आपके हस्बैंड या फिर बॉयफ्रेंड के लिए। हाँ सिर्फ महंगा ही तो है पर बहुत अच्छा क्वालिटी है, ब्ला ब्ला ब्ला। साथ में वो उसके लिए भी एक ड्रेस देती है जो कि उसको उसके हस्बैंड को सेड्यूस करने में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि वो ड्रेस कुछ ज्यादा ही रिवीलिंग था। पहले तो शशो मना करती है पर उस स्टाफ के इतना बोलने पे वो ले ही लेती है। अब रात में जब यूजे घर आते हैं तो शशो उनको कहती है कि उनका गिफ्ट सोफा पे है। वो जाके सबसे पहले शशो का ही कपड़ा वाला बॉक्स खोल देते हैं। शशो भी ये देखती है और भागती है पर जल्दी से सिर्फ वो बॉक्स ही लेके गिरती है और कपड़ा तो यूश के हाथ में ही रह जाता है। को वो कपड़ा देख के काफी अजीब लगता है तो शशा जल्दी से उनके हाथ से वो लेके कहती है कि ये मेरा है, आपका उसमें है। तो यूजे उसके ड्रेस का थोड़ा सा बढ़ाई करके चले जाते हैं बाहर कुछ काम से इधर। तब तक साशा वही ड्रेस पहन लेती है और ट्राई करने लगती है वही सब करके जैसे वो अपने हस्बैंड को सेड्यूस करेगी। इतना में यूजे की माँ का एंट्री होता है। वहाँ पे वो बोलती है अच्छी लग रही हूँ। उनको देखकर वो पूछती है कौन है आप। तो वो अपना इंट्रोडक्शन देती है उसको यूजे की माँ के तौर पे। ये सुन के वो जल्दी से शर्ट पहन लेती है उसके ऊपर से और कहती है मैं यूजुअली ऐसा ड्रेसेस नहीं पहनती हूँ। माँ कहती है अरे मैं ओल्ड फैशन नहीं हूँ, तुम जो पहनी थी बहुत प्यारी लग रही थी तुम उसमें। इतने में यूज भी वहाँ आ जाते हैं तो उनकी मम्मी उनको कहती कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आई थी पर यहाँ ऐसा लग रहा है कि कोई और ही गिफ्ट है तो मैंने ये गिफ्ट यहाँ रख दिया है, तुम लोग एंजॉय करो। इतना बोल के वो चली जाती है। वहाँ से उनके जाने के बाद शाओ शव को बड़ा ही अनकंफर्टेबल लग रहा था क्योंकि यूजे की माँ उसको ऐसे ड्रेस में जो देख ली थी। फयूज कहती कि मेरी माँ इतनी भी ओल्ड फैशन नहीं है तो तुम चिंता मत करो, पर तुम अच्छी तो लग रही थी पर मैंने नहीं देखा। इतना बोलकर वह उसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और इस बार फाइनली उसको पकड़ के किस कर लेते हैं। उसके बाद आराम से उसको अपने गोद में बैठा के वो कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ कहना है, पर वो बोलना शुरू करते हैं कि उनका कॉल आ जाता है। हाँ वो अवॉइड करते हैं पर बार बार कॉल आने लगता है तो वो उनको कहती है कॉल रिसीव कर लेने के लिए और खुद चली जाती है खाना गर्म करने। यूजे को कॉल आ रहा था एक इमरजेंसी मीटिंग के बारे में बताने के लिए। बेचारे इस चक्कर में कुछ भी नहीं कह पाते। नेक्स्ट डे ऑफिस में शाह शॉ का सीनियर उसको 2 इनविटेशन देके कहता है कि नेक्स्ट वीक 5 ईयर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एक्सचेंज मीटिंग है तो कंपनी ने डिसाइड किया है कि तुम वहां जाओगी। शशो कहती है आप इतना अच्छा मेरे बारे में कब से सोचने लगे, पिछली बार तो आप यक औरों के बीच में मुझे भेज दिए थे तो इस बार मेरे लिए कौन सा गड्ढा खन के रखे हुए हैं। वो कहते हैं तुम यह सब या बोल रही हो, ऐसा कुछ नहीं है तुम चली जाना। और ऐसा कहा गया है कि अपने साथ अपोजिट सेक्स का एक कंपेनियन लेके जाना है तो तुम अपने हस्बैंड को अपने साथ लेके जा सकती हो। बगल से उसका हस्बैंड भी वहाँ आ ही रहे थे। इतना में वो उसको इनविटेशन पकड़ा के चला जाता है। यूजे उसके पास आके पूछते कि क्या बोल रहा था वो, पर वो कुछ नहीं बताती। फिलहाल तो उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद हमें पता चलता है कि शाओ शो का सीनियर जो भी उसको बोला है वह ऐना के कहने पर कहा है। रात में डिनर करते टाइम शाओ शो थोड़ा सा सोच में थी तो यूजे उससे इसका कारण पूछते हैं तो वो बताती है कि उसका सीनियर उसको वो मीटिंग में जाने के लिए कह रहा है और उसको ऐसा लग रहा है कि इसमें जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। पर जो भी हो वो कहती है कि वो दोनों मिलके देख लेंगे तो इसलिए अब शश लचे से कहती है उसके के साथ वहां चलने के लिए। ऑफ कोर्स यूजे तो मान ही जाते हैं तो अब वो उससे कहते हैं कि वो उसके लिए ड्रेस चूज कर देंगे। शशो एक एक करके उनको अपना सारा ड्रेस दिखाती है पर उनको कोई भी अच्छा नहीं लगता उन सब में से। तो अब यूज उसको लेके जाते हैं रेडी करवाने प्रोफेशनल से और वो जब रेडी होके आती है तो उनकी नजरें तो उन पर टिक ही जाती है। अब रात को वो लोग उस मीटिंग में जाते हैं
शशो बहुत प्रिटी लग रही थी तो इसलिए सबकी नज़र बस उसी पे गड़ी हुई थी। सब लोग उसका खूब बढ़ाई कर रहे थे पर वहाँ उसका मूड का कचरा करने के लिए आ जाती है ऐना और उसको और उसके सिक्योरिटी गार्ड हस्बैंड का खूब बुराई करने लगती है। पर शाह भी कुछ कम नहीं थी, वो भी चुप नहीं बैठती, वो भी उसको पोछा वाला इंसिडेंट याद दिला दिला के खूब डराती है और ऐना पीछे होते जाती है और पानी में गिर जाती है तो उसको फिर वैसे ही छोड़ के वो लोग अंदर आ जाते हैं। अंदर सबका डिजाइन वर्क रखा हुआ था। हीरोइन को देखकर दो लड़कियां उसका खूब बुराई करने लगती है, यह बोल के कि इसका हिम्मत कैसे हो गया यहाँ पे आने का, अपना डिजाइन दिखाने का, बेशर्म कहे कि। तो शाशा उनसे पूछती है कि क्या हो गया, तो वो लोग डिजाइन की तरफ पॉइंट करती है तो पता चलता है कि वहाँ एक ही जैसा दो डिजाइन है, एक पर उसका नाम लिखा है और दूसरे पर ऐना का। वो कुछ समझ पाती है इससे पहले ऐना आके उसको सुनाने लगती है कि तुमने मेरा काम कॉपी किया है, यूज अपने शव को सपोर्ट करते हुए कहते मैंने इसे महीनों भर इस प्रोजेक्ट पे काम करते देखा है और तो ये कॉपी कैसे कर सकती है। पर यूजे का बात का वहाँ कितना वैल्यू था यह तो हम भी जानते हैं। वो तो उनको सिक्योरिटी गार्ड बोल बोल के उनका बेइज्जती करते रहती है। तो अब ऐना को देख दे के बाकी के लोग भी शश को कोसने लग जाते हैं। तभी उस इवेंट का सीनियर आता है तो अनान से कहती है कि शाशा को वहाँ से बाहर निकालने के लिए और इस इंडस्ट्री से भी उसको हमेशा के लिए एलिमिनेट कर देने के लिए। तो अब बारी था शव का अपने आप को सही प्रूफ करने का। वो अपने आर्ट की तरफ पॉइंट करके बताती है कि मेरे आर्ट में मैंने अपने नाम का शॉर्ट फॉर्म भी छिपा के रखा है, YX मतलब यंग शाह शव, जो कि कॉपी करते टाइम ऐना वो भी कॉपी कर चुकी थी। यूची इस बात पे कहते हैं कि क्रिएटर्स अपने प्राउड वर्क में ऐसे अपना सिग्नेचर ऐड करते हैं कि बहुत कॉमन आर्टिस्टिक है। तो अब ऐना का छोड़ तो पकड़ा गया था तो अब सारे लोग उसको सुनाने लगते हैं, पर सीनियर कहते हैं कि इनफ एविडेंस नहीं है, मैं सिर्फ रिपोर्ट कर देता हूँ, ऑर्गेनाइजर को वो इन्वेस्टिगेट कर लेंगे। यह सुनकर अपना मुंह छुपा के चली जाती है वहां से ऐना। इधर ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, पर तभी इन दोनों के पीछे हम एक लड़की को देखते हैं जिसको इन दोनों का साथ तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मदर शव साव का सब लोग उसके आर्टवर्क के लिए बहुत बढ़ाई करते हैं। तभी यूजे को एक कॉल आता है तो वो कॉल का आंसर करने के लिए थोड़ा सा दूर चले जाते हैं तो उनको उनका असिस्टेंट बताता है ऐना के बाद में उनको कुछ पता चला है जो कि वो यूज के मेल पर भेज दिए हैं। अपना मेल चेक करने के बाद यूज थोड़ा सा शॉक्ड नजर आ रहे थे, पर वो जब पलट के देखते हैं तो शाह वहां से गायब थी। पर शाह शव थी कहाँ, तो उसको एक वेटर एक रूम में लेकर जा रहा था जहां पे उस वेटर के हिसाब से ऑर्गेनाइजर शाह का वेट कर रहा था। पर जब वो रूम में जाती है तो वहां कोई ऑर्गेनाइजर नहीं था, वहां थी ऐना और वो स्टाफ कोई और नहीं दावे ही था। वो लोग इस रूम में कुछ जला के रखे हुए थे जिसकी वजह से शव का हालत बहुत ही खराब होने लगा था। तो उसको उसी रूम में छोड़कर ऐना बाहर चली जाती है और दाब से कहती है उसके साथ इसी रूम में रहने के लिए। इधर विनर अनाउंस किया जा रहा था जो कि और कोई नहीं शाशा ही थी और पैरेलल में बेचैन हो गई यूज भी शाशा को ढूंढ रहे थे पर वो कहीं मिल ही नहीं रही थी। थोड़ी देर तक बार बार उसको स्टेज पर बुलाया जाता है पर वो नहीं आती तो उसके बदले स्टेज पे आती है ऐना और वो आके बोलती है कि शाशो यहाँ नहीं आएगी क्योंकि मैंने उसे एक आदमी को हक करते देखा है। और दोनों ऊपर गेस्ट रूम में जा रहे थे तभी सब लोग बहुत बोलने लगते हैं कि ऐसी जगह पे यह हरकते शोभा दे है क्या, मतलब अब सब लोग उसके कैरेक्टर पे क्वेश्चन करने लगते हैं। तभी भीड़ को चीरता हुआ यूजे उसके पास आता है और उससे पूछने लगता है कि कहाँ है शाशा। उसको भी वो वही बात बताती है कि तुम्हारी पत्नी किसी और के साथ रोमांस करने में लगी हुई है और सभी लोगों को बताती है कि यही है शाह शव का पति और इसकी वाइफ इसको चीट की है। पर यूजे को तो पता ही था कि वह जो भी बोल रही है वह सब गलत है और किसी पर ऐसे आरोप लगाना और उसके नाम का बेइज्जती करना इल्लीगल है। तो इसलिए वो उससे जबरदस्ती पूछने लगते हैं तो वह सभी को बोल कि मैं ये प्रूफ कर सकती हूँ
ऐसा बोलकर वह सबको उसके साथ चलने के लिए कहती है। वह सभी को लेकर जाती है उसी रूम में। वहाँ पे शव बस अकेले बैठी हुई थी। उसको ऐसे देखकर रना चिल्लाते हुए उससे पूछती कि तुम अकेले इस रूम में कैसे हो, कहाँ गया वो आदमी? साफ साफ कहती है, कौन सा आदमी? तो वो बोलती है कि दावे ही था ना। यहाँ पे शव कहती है, ऐसा कुछ तो नहीं है। अचानक से मेरा ड्रेस यहाँ से फट गया था तो मैंने वेटर को कहा है बस मेरे लिए कपड़े लाने के लिए, तो यह अब अफेयर कैसे हो गया? और जो कुछ भी तुम बोल रही हो यह सब सच जैसा ही लग रहा है। तो तुम प्लान की थी क्या यह सब? वह कहती है, नहीं मैंने यह सब कुछ नहीं किया है। तभी वेटर पीछे से सच में उसका कपड़ा लेके आ जाता है, जिससे यह प्रूव हो जाता है कि शव जो भी कह रही थी वो सच है। इट मीन्स सच में ऐना उसका नाम खराब करने के लिए यह सब बकवास कर रही थी उसके बारे में। तो लगे हाँ, तो यूजे का असिस्टेंट भी कुछ प्रूफ लाता है एना के खिलाफ और यूजे को पकड़ा देता है। यूजे पढ़ के बताते हैं कि जब से वह उनकी कंपनी को छोड़ी है उसके बाद से भी वह उनके कंपनी के एम्प्लॉयज के साथ कुछ ना कुछ प्लान कर रही है और उसी के हेल्प से वह शव का डिजाइन भी चुरा पाई है। तो अब यह सब सुनाने के बाद उसको इस इंडस्ट्री से बैन कर दिया जाता है फ्यूचर के लिए भी। बेचारी बहुत अपसेट होक वहाँ से जाने लगती है तो उसको वही लड़की मिलती है। ऐना उसको इग्नोर करके आगे बढ़ने लगती है तो वो लड़की बोलती है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। यूजे और शव से बदला लेने के लिए इधर यूजे शव के साथ बाहर जाते रहते हैं तो शव को चक्कर आने लगता है। वो उसको मेडिसिन देने के लिए कहती है एंड देन बताती है कि वह दावे के सर पे मार के उसको बेहोश कर दी थी जब वह उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था तब, और उसको बेड के नीचे छुपा दी थी। यह सब सुन के यूजे को दावे पे गुस्सा तो बहुत आता है, पर फिलहाल शासों का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी था तो वह उसको ले जाकर बेड पे सुला देते हैं। पर शासों को इस टाइम रेस्ट नहीं करना था। उसका मूड थोड़ा रोमांटिक जैसा था तो फिर दोनों ही एक दूसरे को अपना प्यार कन्फेस करके वह रात साथ में स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों बेड पर थोड़ा सा मस्ती करने के बाद फिर से यूज ट्राई करते उसको सच बताने का, पर उनके घर पे दस्तक होता है उसी लड़के का। उस टाइम पे वो लोग बाहर जाते हैं तो पता चलता है कि वो लड़की यूजे की गर्लफ्रेंड थी जो कि अब्रॉड चली गई थी अब उसका प्लान था उनसे शादी करने का। यूजे उसको कुछ बताना चाह रहे थे तो वो उनका मुंह ही बंद कर देती है और कहती है कि मैं 10 घंटे फ्लाइट में ट्रैवल करके आई हूँ तो मुझे अब रेस्ट करना है। एंड देन शाशा से कहती है उसका सामान बेडरूम में रखने के लिए और उसके लिए हॉट वाटर भी रेडी करने के लिए। शाशवा तो गुस्सा से यूजे को देखे जा रही थी। यूजे बताते हैं कि इसका नाम क्विजिन है और यह लड़की मेरी एक्स है जिसे कि मैं बहुत सालों से नहीं मिला हूँ। देन क्विजिन से कहते कि शाशा मेरी वाइफ है। वो बोलती है तुम सच में शादी कर ली है, मुझे बुद्धू मत बनाओ। यह कप मैंने तुम्हें दिया था, तुम अभी तक इसे संभाल के रखे हो, इसका मतलब तो यही है ना कि तुम मुझे भूले नहीं हो। वो उसी कप में पानी पीने के बाद उन लोग को जाके बोलते कि मुझे लगता है मुझे फिलहाल यहाँ से जाना चाहिए, तुम अच्छे से सोच लेना तब मैं आऊंगी। तुम मेरा इतने सालों से वेट किए तो अब मेरी बारी तुम्हारा वेट करने का। इतना बोल के वो वहाँ से निकल जाती है। उसके वहाँ से जाने के बाद अब बम उठता है यूजे पे। शश कहती है ये कप क्या कर रहा है अभी तक, या तुमने आज तक मुझे बताया क्यों नहीं इसके बारे में? यूजे कहता है अरे यह छोटा सा कप मुझे याद नहीं था, ये मुझे किसने दिया? तब शाशा उनसे कहती है कि आप उसका वेट कर रहे थे बहुत सालों से, क्या मतलब है इसका? यजे कहते हैं कि अरे मुझे कैसे पता होगा इसका मतलब? वो बोली है ना तो उसको पता होगा उसका मतलब। तो इतना बोलने के बाद यूजे उसको समझाने लगते कि हम लोग इतने दिनों से साथ में रह रहे हैं, तुम जानती हो ना मैं ऐसा नहीं हूँ। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं दो लोगों की फीलिंगलेस ना। तो हीरोइन को भी समझ आ गया था कि वो ऐसा आदमी नहीं है तो उसका गुस्सा भी शांत हो जाता है, पर वो उनको धमकी जरूर देती है छोटा सा कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो उनको छोड़ने वाली नहीं है। अब नेक्स्ट डे फिर से दोनों साथ में ऑफिस जाते हैं
उनका असिस्टेंट उनको कहता है कि उनको अपना सच्चाई और बताने में देरी नहीं करनी चाहिए, तो इसलिए यूज अपने असिस्टेंट को कहते हैं उनके लिए एक रिंग बनवाने के लिए, क्योंकि आज वो अपनी वाइफ के साथ डेट पे जाने वाले थे। उनका सचिन वहां से चले जाते हैं। तो इसके बाद यूज का फिर सर चकराने लगता है और वो वापस से सपना देखने लगते हैं। इस बार वो सपने में देखते हैं कि वो साशा को डिवोर्स देने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि अब वो क्विजन के साथ रहना चाहते हैं। यह सुनकर साशा और रोते हुए जाने लगती है वहां से, पर पलट के पूछती है कि आपके मन में मेरे लिए कोई फीलिंगलेस से, फिर शव कुछ नहीं कहती, बस चली जाती है वहां से। बट इस चीज से यू जब बहुत बेचैन होने लगे थे। इधर शव से एक आदमी मिलने वाला था जो कि उसका वेट कर रहा था, पर वो आदमी और कोई नहीं क्विजन ही थी। उसको देखकर साशा बोलती है कि अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती हो तो तुम कभी भी अपना डिजाइनर चेंज करवा सकती हो, पर क्विजन बोलती है कि नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ और मुझे उम्मीद है कि तुम भी इतनी अनप्रोफेशनल नहीं होगी। तो ये सुनने के बाद साशा भी उसको अपनी कंपनी का डिजाइन दिखाने लगती है, पर क्विजन वो बुक बंद कर देती है। तो साशा बोलती है कि लगता है तुम्हें काम का कोई बात नहीं करना, तो मैं इतनी फ्री नहीं हूँ, मैं जा रही हूँ। तो अब इसके बाद क्विजिंग मुद्दा की बात पे आती है। वो बोलती है कि मैं चाहती हूँ तुम यूजे को छोड़ दो। साशा बोलती है हम दोनों लीगली मैरिड हैं और तुम मुझे कैसे बोल सकती हो कि मैं उसे छोड़ दूं। क्विजन कहती है मैरिज सर्टिफिकेट से कुछ भी प्रूफ नहीं होता और मुझे पता चला है कि तुम लोग मिले हो और बस तुम्हारी शादी हो गई है, पर मैं उसे बचपन से जानती हूँ और हम लोग एक दूसरे को अच्छे से समझते भी हैं। यह सब प्रेम कहानी सुनने में शाओ को तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, तो वो जाने लगती है। तो कुजिंग उससे बोलती है कि तुम श्योर हो कि यूजे तुमको पसंद करते हैं, पर अगर ऐसा होता तो तुमको उनका रियल आइडेंटिटी तो पता होता ना। तुमको तो यह भी नहीं पता कि वह है कौन। तब वो उसको बताती है कि वो इस कंपनी के प्रेसिडेंट है मिस्टर सी, और तुमको पता है वो तुमको अपना रियल आइडेंटिटी क्यों नहीं बताए, क्योंकि वह पहले से ही डिसाइड कर चुके होंगे कि उनको तुमसे डिवोर्स लेना है। उनको इस बात का डर होगा कि अगर तुमको पता चल गया कि वो इतने अमीर हैं तो तुम उनको डिवोर्स नहीं देना चाहोगे। साशा के पास इस सब बातों का कोई भी जवाब नहीं था, वो तो फिलहाल बस सदमे में थी। इधर अपने सपना से यूजे जागते हैं तो उनका असिस्टेंट भागते हुए उनके पास आकर बताता है कि वह शस और क्विजन को साथ में देखा है। यूश जल्दी से जाते हैं क्विजन के पास और उससे पूछते वो यहाँ क्या बोलने आई थी। साशा को वो कहती है तुमको क्या लगता है मैंने क्या बोला होगा उसको, मैं सिर्फ प्रोजेक्ट डिस्कस करने आई थी, तुमको लगता है कि मैं उसको बोली करने आऊंगी। तो यह बात सुन के यू उससे माफी मांगते हैं अपने कहे हुए वर्ड्स के लिए। इतने में भागते हुए पीछे से शव भी वहां आ जाती है, जिसको कि कोजिंग देख लेती है तो वह जल्दी से यच के गले पड़ जाती है और उनको बोलने लगती है कि तुमको नहीं पता मेरा दिल कितना दुखता है जब तुम मुझे गलत समझते हो। उसको ऐसा छिपता हुआ देखकर शव खुद ही चली जाती है वहां से, और उसके जाने के बाद यूश उसको खुद से दूर करके कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा, पर अब मैं मैरिड हूँ और मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ, तो अब हम दोनों का कोई भी चांस नहीं है। इतना बोलते ही उनके सिर में जोर से दर्द होने लगते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स वो अपना सपना का पूरा उल्टा काम कर रहे थे, पर फिर भी वो उसको इग्नोर करके वहां से चले जाते हैं। वो सोचते रहते हैं कि उनके सपने के हिसाब से उनको साशा को डिवोर्स देना पड़ेगा और क्विजन के साथ रहना पड़ेगा, पर अगर वो ऐसा नहीं करें तो जरूर कुछ ना कुछ बहुत बुरा होगा। यही सब सोच के वो घर के अंदर जाते हैं तो साशा वहां चुपचाप बैठी हुई थी। वो उससे पूछती कि क्या हुआ, मूड खराब है, पर तभी सामने टेबल पे उनको एक मैगजीन दिख जाता है जिसमें कि उनका फोटो साफ साफ दिख रहा था। यह देखकर वो उसको एक्सप्लेन करने का ट्राई करते हैं, पर तभी वह खुद से ही बोलने लगती है कि आप इसलिए मुझे नहीं बताए ना क्योंकि आपको लगता है डिवोर्स के बाद आपको मुझे अपना आधा प्रॉपर्टी देना पड़ेगा। लचे बोलते हैं मैं मानता हूँ
मैं ऐसा पहले सोचता था पर अब ऐसा नहीं है मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैं तुम्हें डिवोर्स देना नहीं चाहता हूँ। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुमसे अब कुछ भी झूठ नहीं बोलूंगा। साशा कहती है ठीक है, आपने सच बोला पर आपको जब आइडेंटिटी छुपाना ही था तो फिर आपने मुझसे शादी क्यों की? यूं सोचते हैं कि अगर मैंने इसको सपना वाली बात बता दिया तो पता नहीं बिलीव करेगी या नहीं, और अगर करेगी तो अब तो मुझे सपना है इसको डिवोर्स देने का तो वो भी मुझे इसे देना पड़ेगा। तो यह बात सोचते रहते हैं जब तक कि वो उठ के कहती है कि नहीं बताना है ना आपको, मैं बताती हूँ। आपको बस कोई चाहिए था खुद को एंटरटेन करने के लिए तो आपने बस मेरा यूज किया। यूश बोलते हैं मैंने कभी भी तुमको एज एन एंटरटेनमेंट रीट नहीं किया है, मैं हमेशा ही सीरियस था इस रिलेशन को लेके। पर साशा बस कहती है कि कुछ दिन के लिए हमें अलग रहना चाहिए। इतना बोल के वो निकल जाती है वहां से। नेक्स्ट पे ऑफिस में साशा का बॉस उस पर चिल्लाने लगता है कि ऐसे काम किया जाता है। एक इम्पोर्टेंट पार्टी से कंप्लेन आई है तुम्हारे खिलाफ, तुमको अपना जॉब प्यारा है या नहीं? इतना अनप्रोफेशनल तरीका उससे डील करने का तुम्हारा, और तुम अपना पर्सनल इमोशन भी उसमें मिक्स कर दी। साशा सीधे कह दिए तो प्रोजेक्ट लीडर चेंज कर दो ना। इस बात पे फिर वो बहुत गुस्सा आते हुए कहता है कि काम के प्रति तुम्हारा यह एटीट्यूड है। वो बोलती है नहीं, ऐसा एटीट्यूड मेरा तुम्हारे प्रति है। अनप्रोफेशनल तरीका, पर्सनल इमोशंस को मिक्स करना और वर्बल दूसरों को बुली करना, मुझे लगता है यह सब तुम करते हो। तुमने बोला मेरे हस्बैंड जो एम्प्लॉयज को ऑफेंड किए थे उसको फायर कर दिया गया, पर तुमने क्या किया? मुझे वाइन शॉप पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए भेज दिया। तुमको पता है जब तुम ये सब हरकतें करते हो तो उससे इस कंपनी में कितना इम्पैक्ट पड़ता है। मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि तुम जैसा आदमी लीडर बन कैसे जाता है। तो अब शव का यह सब बात सुनकर वो उसको कहता है कि तुम्हें यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है, अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। तब एंट्री लेते हैं वहाँ पे यूच यह बोलते हुए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को ऐसा बोलने की? बाद में उनको देख के कहता है कि अच्छा सिक्योरिटी गार्ड, तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते हो, और अगर नहीं रख सकते तो तुम दोनों निकलो यहाँ से। रुचे बोलते हैं मैं भी देखता हूँ तुम मुझे यहाँ से कैसे बाहर निकाल सकते हो। इस बात पे वह आदमी बहुत बकवास करने लगता है, कहता है शास इस कंपनी का रेगुलेशन नहीं मानी है, अपने लीडर के काम को करने से मना कर दी है, और इसका एटीट्यूड तो बहुत ही बेकार है। और बात रहा तुम्हारा तो तुम सिक्योरिटी गार्ड होके बाहर जाके काम करो ना, इस कंपनी में क्यों घूमते रहते हो? इसका मतलब तुम सही से काम नहीं करते हो। मैं यह सब जाके मिस्टर सी को बताऊंगा। साशा कहती है यही तो पॉइंट है, यही मिस्टर सी है। इस बात पे ऑफ कोर्स उस आदमी को तो बिलीव नहीं होता। तभी यूच उससे कहते हैं कि मैं ऑफिशियल अनाउंस कर रहा हूँ कि तुम्हें फायर किया जाता है। यह सुनके वो आदमी यू पर ही गुस्सा आने लगता है कि तुम्हारी हैसियत के हिसाब से मुझे तो तुम्हें फायर कर देना चाहिए। तभी एंट्री होता है हीरो के असिस्टेंट का, तो उनको तो खूब इज्जत देके वो आदमी बोलता है कि आपका बॉडीगार्ड बहुत ही परेशानी क्रिएट कर रहा है सभी के लिए, बाकी लोग भी सब कुछ अपनी आंखों से देखे हैं, तो आपको इसे फायर कर देना चाहिए। वो उस एम्प्लॉय को टर्मिनेशन कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा देते हैं। वो देखता है तो बोलता है आप मजाक कर रहे हैं ना मेरे साथ? इसमें वो आंसर देते हैं मैं इन सब चीजों पे मजाक कैसे कर सकता हूँ? यह ऑर्डर तो साक्षात मिस्टर सी खुद ही इशू किए हैं, और सारे एम्प्लॉयज के बीच में क्या चल रहा था यह जानने के लिए वह अपना आइडेंटिटी मुझसे एक्सचेंज किए थे। तो यह सच्चाई सारे लोगों को पता चल गया था कि रियल में मिस्टर सी जंग है कौन, और शाह साहब तो एक्चुअली इस कंपनी के प्रेसिडेंट की वाइफ थी। तो यह जानने के बाद वो आदमी सीधे यूजे से माफी मांगने लगता है अपने कहे हुए वर्ड्स के लिए। पर यूजे उसको बताते हैं कि तुम्हारे वर्ड्स के लिए मैंने तुम्हें फायर नहीं किया है, बल्कि तुम्हें फायर इसलिए किया गया है क्योंकि तुम अपनी कलीग के डिजाइन को चुरा के किसी और को बेच दिए हो। यूज कहते हैं कि उनको शक तो उसी टाइम हो गया था, तो इसलिए वो कैमरा का फुटेज चेक किए थे, तो उनको पता चला कि डिजाइन जिस कंप्यूटर
में था उस कंप्यूटर का यूज सिर्फ तुम ही किए हो। एंड देन वो बैंक जाके सारे ट्रांसफर रिकॉर्ड्स को चेक किए, तब उनको पता चला कि ऐना उसको अच्छा खासा अमाउंट ट्रांसफर की है, जो कि स्ट्रांग एविडेंस था इन सब चीजों का। वो यह सब देख के कहता है कि इससे क्या प्रूफ होता है, तो हीरो कहते हैं कि अच्छा कुछ भी प्रूफ नहीं होता ना इससे, तो एक काम करते हैं, पुलिस को बुला लेते हैं, वो आगे इन्वेस्टिगेट करेगी तो सब कुछ पता चल जाएगा। यह सुनकर वो उनका पैर पकड़ लेता है और एक्सेप्ट कर लेता है कि यह सब कुछ वही किया है, पर पुलिस को मत बुलाइए प्लीज, ऐसा वो रिक्वेस्ट करने लगता है। ये सुनकर यूजे कहते हैं कि तुम हमारे कंपनी में इतने सालों से सर्विस दे रहे हो, तो इसके बदले मैं सिर्फ तुम्हें इस कंपनी से फायर कर रहा हूँ सीधे तरीके से। तो इसके बाद उनका कार्ड उसको वहाँ से लेके जाता है। तब शासा वहाँ से उठ के जाने लगती है। तब यूची उससे कहती है कि मैं तुम्हें एक दिन की छुट्टी देता हूँ, मुझे तुम्हें कहीं लेकर जाना है, चलो मेरे साथ। इतना कह के वह उसका हाथ पकड़ के वहाँ से उसको लेके जाते हैं नोटरी ऑफिस में। वहाँ उसको एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है जिसको पढ़कर उसको पता चलता है कि यूज अपनी आधी प्रॉपर्टी उसको दे रहे हैं ताकि डिवोर्स के बाद भी वह उनकी आधी प्रॉपर्टी ले सके। इस बात पे साउस गुस्सा आ जाती है कि आपकी इतनी सारी प्रॉपर्टी और आप चाहते हैं सब मेरे नाम कर देना। उसका हाथ पकड़ के वो उसको कहते हैं कि मैं बस प्रूफ करना चाहता हूँ कि मैं कभी भी प्रॉपर्टी डिवाइड करने के लिए नहीं डर रहा था, पर अब मुझे इस बात का डर जरूर लग रहा है कि कहीं तुम मुझे छोड़ ना दो। मैंने पूरी रात इसके बारे में सोचा। तो ये सब बोलने के बाद वो रिंग निकाल के उससे दूसरा मौका मांगते हैं एंड देन वो रिंग उसको पहना भी देते हैं। वो भी पूरा रोने लगती है और कहती है अगर मैं आपका पैसा लेकर भाग गई तो यूजे बोलते हैं तो मुझे भी लेके अपने साथ भागना। तो अब ऐसे ही उन दोनों में सब कुछ ठीक हो जाता है। तो इसलिए अब वह लोग एक दूसरे को किस करने आगे बढ़ते हैं, पर यूजे वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। यूच का सारा टेस्ट करवाया जाता है। डॉक्टर को भी बहुत अजीब लगता है क्योंकि यूश के रिपोर्ट में कुछ भी अनयूजुअल नहीं था जिससे कि उनको चक्कर आ जाए। तो इसलिए अब डॉक्टर शाशा से पूछते हैं कि यूजे की हिस्ट्री में ऐसा कोई जेनेटिक डिसीज तो नहीं है ना। अब इसके बारे में तो शाशा को भी नहीं पता था, तो इसलिए वो जाते रहती है इसी बारे में पूछने के लिए। तभी उसको सुनाई देता है कि यूजे की माँ उससे पूछ रही है उनके सपने के बारे में। वो उनको कहती कि फिर से तुमने कोई सपना देखा ना, तुम जानते हो अगर पूरा नहीं करोगे तो क्या होगा तुम्हारे साथ, तो तुम ऐसे इग्नोर कैसे कर सकते हो अपने हालत को, देखो जो भी तुमने सपना देखा है जाके पूरा करो। उनकी यह बात सुनकर यूश उनके तरफ से अपना मुंह मोड़ लेते हैं कि माँ बोलती है कि मैंने जिस लड़की को देखा था तुम्हारे घर पे उसी से शादी करने के लिए लास्ट टाइम तुमको सपना आया था ना, और अभी के सपना में उसको डिवोर्स देना है। यूज कहते हैं माँ बस कीजिए ना, मैं उसे डिवोर्स नहीं देने वाला। माँ कहती है अगर सपना के हिसाब से नहीं करोगे तो तुम्हारा डेथ भी हो सकता है। वो बोलता है आप चिंता मत कीजिए। तभी उस रूम के बाहर उनका असिस्टेंट आ जाता है जिसको कि अपने पास बुला लेती है शासों और उससे पूछती है यूजे के सपने के बारे में, और यह भी पूछती है कि सिर्फ उनके सपने की वजह से उन दोनों का शादी हुआ है। असिस्टेंट कहता है कि हाँ बचपन से उनको ऐसा सपना आता है। तो शाशा उनसे पूछती है कि अगर वो सपना का काम पूरा नहीं किया जाए तो असिस्टेंट बताता है कि उनके आसपास के सभी लोगों को यह चीज भुगतना पड़ता है और अगर सबसे ज्यादा कुछ बुरा होगा तो उनकी जान चली जाएगी। वो आगे बोलता है कि उनके बहुत बॉस भी यह बात जानते हैं, इसलिए वह कभी भी कोई काम करने से मना नहीं करते थे, पर पता नहीं इस बार कौन सा सपना देखे हैं। यह सब सुनकर शाह साफ कहती कि मुझे पता है उनका सपना पूरा कैसे करवाना है, पर आप इस चीज के बारे में उनको प्लीज मत बताइएगा। इतना बोलकर वो यूजे के पास पहुंचती है, उनको डिवोर्स पेपर्स देके कहती है डिवोर्स देने के लिए। यूजे को लग रहा था कि वो मजाक कर रही है, तो वो हंसते हुए पूछते हैं क्यों, तो शाशा कहती है आपका और क्विजन का अच्छा रिलेशन है तो मुझे बीच में नहीं आना चाहिए। वो कहते हैं
तुम जीरस हो रही हो ना? मैंने कहा ना, हम लोग बहुत दिनों से अलग अलग रहते हैं और मैं उसको सच में पसंद नहीं करता। छस कहती है, आप लोग मिले हैं या नहीं इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। अब मैं आपको रियल रीजन बताती हूँ। दाव ही मेरे पास वापस आ गए हैं और हमारा बहुत दिनों से रिलेशन था, तो ऑब्वियसली डीप फीलिंगलेस साथ रहना चाहती हूँ। इतना बोलक वो वहां से जाने लगती है तो यूज जल्दी से उठक उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम सीरियस हो? वो कहती है, हाँ साइन कीजिए। मैं आप दोनों के रिलेशन को लेकर बहाना बना रही थी, पर अब मैं और झूठ नहीं बोल सकती। उसका यह सब बात सुन के लचे वो पेपर्स बाहर के फेंक देते हैं और कहते हैं, मैं साइन नहीं करूंगा। शाशा बोलती है, अगर आप साइन नहीं भी करेंगे तो कुछ दिन बाद हमारा शादी ऐसे ही खुद खत्म हो जाएगा। इतना बोलक वो वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद यूजे की माँ वहां आती है खाना लेके। यूजे का ऐसा चेहरा देख कि वो जल्दी से उन पेपर्स के टुकड़े को उठा के पढ़ती है तो पता चलता है कि ये डिवोर्स पेपर्स थे। यह देख के उनकी माँ खूब गुस्सा आ जाती है कि तुम उसके लिए अपनी जान का भी फिक्र नहीं कर रहे हैं और वो तुम्हें ऐसे डम कर दी। यूजे कहते हैं, माँ ऐसा मत बोलिए, मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए अभी। तो उसकी माँ उसके रूम से बाहर निकल जाती है। वो सीधे शाशा को कॉल करती है उससे मिलने के लिए। उससे मिलने के बाद वो खुद कुछ बोले इससे पहले शाशा उनको सारा चीज वापस कर देती है जो कि यूच उसके नाम किए थे, क्योंकि अब उन लोगों का डिवोर्स हो रहा था तो यह सारा चीज जिसका है उनके पास चला जाना चाहिए था। यह सब देख के माँ कहती है कि तुम्हें यूजे नहीं चाहिए, तुमको उसका पैसा भी नहीं चाहिए, तुम इस हद तक उससे नफरत करती हो क्या? वो कहती है, नहीं मैं चाहती हूँ वो बस आराम से अपनी जिंदगी जिए। ऐसा आंसर सुनने के बाद उनको भी पता चल जाता है कि यूज का सपना वाला बात शाशा को भी पता चल चुका है। तो शाशा कहती है उनको यह बात सीक्रेट रखने के लिए यूजे को यह बात किसी भी कीमत पे नहीं पता चलनी चाहिए, क्योंकि अगर उनको पता चला तो वह अपने आप को नुकसान पहुंचाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। तो अब उसकी ऐसी बातें सुनकर माँ को भी लगता है कि अगर वो सपना नहीं आया होता यूजे को तो कितना अच्छा होता कि शाशा उनकी बहू होती। इधर क्विजिन आती है यूजे से मिलने पर। वो कहते कि मैंने कहा था ना तुमको मुझसे डिस्टेंस बना के रखने के लिए। वो बोलती है, मुझे चिंता थी तुम्हारी। तो यूश बोलते हैं, थैंक यू कंसर्न के लिए, तो अब जाओ। वो बोलती है, आप कितने दिनों से मुझसे अच्छे से बात नहीं किए हैं। पर यूज जितना ही उसको इग्नोर करने की कोशिश करते उतना ही उनके सिर में दर्द होने लगता है और वो बेहोश भी हो जाते हैं। ये चीज बाहर से माँ भी देखती है। जब अंदर आती है तो कुजिंग उनका ध्यान रख रही थी। उनका ऐसा हालत देख के माँ को लगता है कि सिर्फ डिवोर्स देना ही काफी नहीं था। शायद लगता है यूजे का सपना क्विजिन से भी रिलेटेड है। ये सब सोच के वो क्विजिन को यूजे का ध्यान रखने का बोल के खुद चली जाती है वहां से बाहर। तो वैसे ही कुछ दिन बाद यूजे ठीक हो जाते हैं तो उनकी माँ उनसे पूछती, तुम्हारा सपना क्विजिन से भी रिलेटेड है क्या? क्योंकि वो तुम्हारा कुछ दिनों से ध्यान रखी और तुम ठीक हो गए। पर वो उसका आंसर डायरेक्टली नहीं देते। पर माँ तो माँ थी, उनको पता चल जाता है कि उनके सपने में जरूर सिंह थी। तो वो कहती है कि अगर तुमको अपने आप को ठीक रखना है तो तुमको अपने जिंदगी में क्विजिन को वापस लाना ही पड़ेगा। इतने में क्विजिन भी वहाँ भूखे लेके आ जाती है यूजे की डिस्चार्ज होने की खुशी में। यूजे को तो बिल्कुल भी मन नहीं था वो फ्लावर एक्सेप्ट करने का, पर अपनी माँ के कहने पर करना पड़ता है। तो फिर वो लोग घर के लिए निकल जाते हैं। घर पहुंचते ही शशो अपना सामान लेकर निकल रही थी वहां से। उसको ऐसे जाते देख के यूज जल्दी से क्विजिन का हाथ पकड़ के कहते हैं कि मेरा डिवोर्स हो चुका है, अब तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो तो झड़ से हाँ बोल देती है, पर यूजे के मन में तो यही चल रहा था कि इसको एक बार अपने डिसीजन पे पछतावा होगा तो ये मेरे पास आ जाएगी। पर शाऊ शव रोते हुए बस वहां से निकल जाती है और शाऊ शव के जाते ही यच भी क्विजिन का हाथ छोड़ देते हैं। नेक्स्ट ऑफिस में शाशा अपने डिस्क पर बैठी थी, सारी इंसिडेंट सोच रही थी तो उसके पास आकर उसका डायरी बंद कर देती है। ऑब्वियसली सास पूछती है,
कि वो कर क्या रही है तो क्विजन बोलती है कि मैं प्रेसिडेंट की वाइफ हूँ, ऑफ कोर्स मैं इंस्पेक्शन के लिए आ सकती हूँ। तो मुझे ऐसा कोई मेरा नहीं जो मुझे चाय और कॉफी के लिए पूछ ले। मुझे लग रहा है तुम बहुत फ्री हो तो जाके मेरे लिए एक गिलास पानी ला दो। शशो कहती है मेरा जॉब ये नहीं है तो ये सब काम करवाने के लिए तुम किसी और को ढूंढ लो। इस बात पे क्विजन बोलती है तुम प्रेसिडेंट की वाइफ को मना कैसे कर सकती हो। साशा बोलती है तुमको सर्टिफिकेट मिल गया क्या, तो अगर नहीं मिला है तो जब मिलेगा तब आना और अपना पावर दिखाना। यह सुनक वो उस पे हाथ तक उठाने लगती है, जिसको कि यूश आके रुकते हैं और पूछते हैं कि यहाँ छल क्या रहा है। तो कुई सिंह कहती है कि मैं तो बस इसको हेलो बोलने आई थी और यह तो मुझे ही सुनाना शुरू कर दी। इस बात पे साशा बोलती है कि मैंने इसे कुछ नहीं कहा, ये खुद ही मेरे पास आके मुझे ऑर्डर देने लगी थी और मेरे काम में इंटरफेयर कर रही थी, मैं तो इससे ढंग से ही बात कर रही थी। यह सब बात सुन के यूजे कहते हैं आज से तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट के रूप में प्रमोट कर दी गई हो। साशा कह मैं डिजाइनर हूँ, असिस्टेंसिया मेरे एंगेजमेंट का ध्यान रखो और तुमको यही करना पड़ेगा क्योंकि तुमने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। साशा को भी यह बात मानना ही पड़ता है तो तब उसको ऐसा लगता है कि यूज उससे इस हद तक नफरत करने लगे हैं, इसी के वजह से वो उससे यह सब काम करवा रहे हैं। तो नेक्स्ट डे क्विजन जाती है, शॉपिंग करती है और उसका खरीदा हुआ सारा सामान ढोना पड़ता है। साशा को बेचारी इतना मेहनत से सारा सामान लेकर गाड़ी में रखती है तो उसको दूसरा काम मिल जाता है। 2 किलोमीटर धूप में पैदल चल के क्विजन का वेडिंग ड्रेस लाने का। बेचारी चल चल के जाती है वेडिंग ड्रेस लाने, वो ड्रेस ले भी लेती है। तब वहाँ के स्टाफ बातें कर रही थी जिससे उसको पता चलता है कि यह ड्रेस 5 डिजाइनर्स मिलके डिजाइन किए हैं और 2 महीने पहले से ही ये सुन के शव को लगता है कि 2 महीने पहले तो क्विजन यहाँ आई भी नहीं थी। यही सोचकर वो उस बॉक्स को अनबॉक्स करके देखती है तो वो ड्रेस में एक लेटर रखा था जिससे कि उसको पता चल जाता है कि यह ड्रेस क्यू चंग उसके लिए बनवाए थे। वो ऐसे ही रोते रोते उस ड्रेस को अपने हाथ में लेकर सड़कों पे आई जा रही थी तो ऐसे ही रोते रोते उसको चक्कर आ जाता है और वो बेहोश हो जाती है। वहीं पे आँख खुलता है तो यूजे के घर पे थी वो और यूजे उसका ध्यान रख रहे थे। वो कहते कि हीर स्ट्रोक की वजह से वो ऐसे बेहोश हो गई थी, पर यह बात उनको कैसे पता चला तो वो उसको पीछा कर रहे थे। तो अब वो उसको बताती कि वो ड्रेस उसके लिए बनवाए थे, पर फिर वो कहती कि वो जो भी रीजन दी थी डिवोर्स लेने का वो सब झूठा था क्योंकि वो दावे से बहुत दिनों से कांटेक्ट में नहीं है, वो पता लगवाए थे। तो फिर वो उससे पूछते हैं कि क्यों तुम मुझे छोड़ना चाहती हो, मैंने कुछ गलत किया, तुमसे कुछ गलत बोला, क्या वजह है। शशो कहती है मैं मानती हूँ मैं गुस्सा थी इसलिए मैंने दावे का नाम लिया, पर इसका यह मतलब नहीं है कि मैं आपको पसंद करती हूँ, मैं आपको सच में पसंद नहीं करती हूँ। यूची इतना बात सुन के चले जाते हैं। वहाँ से यह सब बात पीछे से क्विजन भी सुन रही थी तो वो उनके जाने के बाद उसके पास आके बोलती कि मेरा एक दोस्त शादी के लिए आ रहा है तो तुम जाकर उसको पिकअप कर लो। तो अब शशो जाती है उसी आदमी के पास, उसको अपने साथ चलने के लिए कहती है। होटल मतलब जहाँ यूश और क्विजन का शादी होने वाला था वहाँ पे उधर उसी वाइन शॉप में ऊंची भी बैठ के लगातार ड्रिंक किए जा रहे थे। इधर याद में जबरदस्ती साशा को ड्रिंक करवाने लगता है। ये आवाज सुन के यूजे भाग के आते हैं उसके पास और खूब पिटते हैं उस आदमी को। उनका असिस्टेंट उस आदमी को लेके जाता है वहां से। तब यूजे साशा को कहते हैं उनके साथ जाके ड्रिंक करने के लिए, वो तो नहीं जा रही थी तो वो कहते कि तुम किसी और के साथ ड्रिंक कर सकती हो पर अपने बॉस के साथ नहीं कर सकती। वो कहती है ठीक है मैं ड्रिंक करूंगी पर ओवर टाइम के पैसे लूंगी। तब वो दोनों बैठते हैं, वो ग्लास उठा के पीने लग तो उसके हाथ से वो ग्लास छीन हुए कहते हैं कि तुम इतना एक्सपेंसिव वाइन डिजर्व नहीं करती हो, पीना तो सिर्फ मुझे पीते देखो। यह बोल के वो बहुत पीने लगते हैं, लगातार शॉट पे शॉट लिए जा रहे थे। जब उनको साशा रोकती है तो वो कहते हैं तुम मेरी केयर करती हो, यह बोलक वो उसको किस करने लगते हैं।
पर साथ में बेहोश भी होने लगते हैं। जो कि क्विजिन देखती है तो वो शशा को हटाकर उनको संभालती है तो शशा भी निकल जाती है वहाँ से। नेक्स्ट से उनका नींद खुलता है। उनके घर पे उनकी माँ बहुत परेशान थी उनकी हेल्थ के लिए, क्योंकि वो कल बहुत ज्यादा ड्रंक थे, बहुत वोमिट किए और बहुत रो भी रहे थे। तब वो उनसे पूछती है कि तुम्हारा मन नहीं है शव को जाने देने का? तो यह बोलने के बाद वो उनको सच बता देती है कि शाशा को तुम्हारे सपने वाला सच पता है और वह सारा प्रॉपर्टी भी वापस कर चुकी है जो तुम उसे दिए थे। वो यह सब कुछ बस तुम्हारा जान बचाने के लिए कर रही थी। यह सुनकर यश उसी वक्त जाने के लिए बेचैन हो जाते हैं शाह से मिलने के लिए, पर उनकी माँ कहती है कि अगर वो उससे मिले और उनके साथ कुछ बुरा हो गया तो शाशा को तो ऐसा ही लगेगा ना कि यह सब उसकी वजह से हुआ है और वह अपने आप को पूरी जिंदगी माफ नहीं कर पाएगी। तभी खाना लेकर क्विजिन उनके पास आ जाती है तो उनकी माँ वहाँ से चली जाती है। उनका ऐसा मूड देख के क्विजिन कहती है कि मैं जानती हूँ तुम उसको अभी भी भूल नहीं पाए हो, पर वो तुमसे प्यार नहीं करती है तो क्यों ना तुम वापस से मुझ पे ध्यान दो। यूच कहते हैं मुझे लगा था तुम्हें पता होगा कि मैं तुम्हारे साथ सिंसियर नहीं हूँ, मैंने यह सब सिर्फ शाशा को गुस्सा दिलाने के लिए किया था। उजिन कहती है ठीक है मेरे पास इसका उपाय है, शादी तो कैंसिल नहीं होगा। अगर वो अपना मूड चेंज करके शादी में आती है तो मैं बीच से हट जाऊंगी, अदरवाइज तुमको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। वो भी मान जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो ऑफिस पहुंचती है और शाशा को कहती है कि तुम्हें फायर कर दिया गया है। शाशा खुद ही अपना रेजिग्नेशन लेटर पकड़ा देती है उसको और अपना संभाल लेके वहां से जाने लगती है तो क्विजिन उससे कहती है कि चे ने मुझे कहा है तुम्हें एक मैसेज देने के लिए कि वो तुमसे बहुत नफरत करते हैं और वो तुम्हें अपनी जिंदगी में दोबारा देखना नहीं चाहते। यह सब सुन के शशो निकल जाती है वहां से और अपना सारा सामान बाइक पे रख के हेलमेट पहनने लगती है। तभी उसके पास वही लेडी आती है फन टेलर और उसको घूरते घूरते वहीं पे गिर जाती है। शाशा उनको उठा के पानी वानी पिलाती है तो वो कहती है कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुमने मेरी मदद की है तो मैं तुम्हारा भविष्य बताती हूँ। वो कहती कि तुम्हारा शादी टूट गया है ना, पर तुमने वो किया जो तुम लोग चाहते थे, वो करो जो भगवान की मर्जी है। अगर उनका मर्जी नहीं मानोगी तो बाद में बहुत बस्ता होगी। इतना बोलकर वो चली जाती है वहां से। उनका यही बात सोचते सोचते शव साव जाते रहती है तो उसको ऐसा लगता है कि मैंने गलत किया, क्या लजे को ऐसे छोड़कर उनसे पूछो क्या एक बार कि मैं उनके साथ वापस से काम कर सकती हूँ या नहीं। उसी वक्त शाशा को एक कॉल आता है, उसका एक पार्सल आया था जो कंपनी में वो काम कर रही थी उसी कंपनी के बाहर डिलीवरी हुआ उसका पार्सल लेके खड़ा था। वो पूछती है क्या है उसमें, तो पता चलता है कि एक वेडिंग ड्रेस है, साथ में एक कार्ड भी है जिसमें लिखा है कि मैं अपनी दुल्हन का वेट कर रहा हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है चर्च में जहाँ पे दूल्हे राजा अपनी दुल्हनिया का वेट कर रहे थे। इधर दुल्हनिया भी अपने बाइक से फुल स्पीड में अपने दूल्हे राजा के पास जा रही थी। तब तक इधर चर्च पे क्विजिन आ जाती है। यूजे को तो बिल्कुल भी मन नहीं था उस पर ध्यान तक देने का, पर शादी का रिचुअल्स भी शुरू हो जाता है। उसी को बीच में इंटरप्ट करते हुए रियल की दुल्हन आती है, इट मीन्स शाशव आती है, जिसको देखकर यूज जी तो बहुत खुश हो जाते हैं। पर क्विजिन उनको उसके पास जाने ही नहीं देती, यह बोलकर कि तुम यहाँ कहाँ से आ गई। शशो कहती है मेरी शादी और मैं ही ना आ हूँ, तुमने मुझसे झूठ बोला कि यूज मुझसे नफरत करते हैं और मुझसे कभी भी मिलना नहीं चाहते हैं और उन्होंने मुझे फायर किया है, पर एक्चुअली में ये सब तुमने किया था। यूजे तो चाहते थे कि मैं इस शादी में आऊं, उन्होंने तो वेडिंग ड्रेस और लव लेटर भी मेरे लिए कंपनी में भिजवाया था और बाहर देखो जो भी पोस्टर्स एंड रेड पेपर है उस सब में मेरा नाम लिखा है, इसका मतलब शादी मेरी है। यह सब सुनने के बाद यूं तो कुजन को घूरे ही जा रहे थे तो वो कहती है हाँ मैंने यह सब किया क्योंकि अगर तुम यहाँ नहीं आती तभी तो मैं इससे शादी कर पाती। तो फिर ऐसे ही बातें बोल बोल के वो यूजे को बहुत मैनिपुलेट करने का ट्राई करती है, पर यूजे को उसके किसी भी बात से कोई मतलब नहीं था तो अब वो उसको इग्नोर करके जाते हैं
अपनी रियल दुल्हन के पास एंड उसके साथ पूरे शादी का रिचुअल्स को कंप्लीट करते हैं। तो इसके बाद वो अपने बेड पे उठते हैं। शशो कहती है अब ठीक है ना, आपको आजकल बुखार ही रहता है, कुछ सपना देखा आपने? वो कुछ नहीं कहते तो शश कहती है हमने डिसाइड किया था ना, जो भी होगा हम तीनों मिलके फेस कर लेंगे इस चीज को। यूशन कहते हैं मैंने कोई सपना नहीं देखा, मैंने पिछले 1 साल से कोई भी सपना नहीं देखा है और पिछली बार जो बैकफायर हुआ था उसके बाद ऐसा कुछ नहीं होगा, तो तुम चिंता मत करो। शशो कहती है आपकी ये एबिलिटी गायब हो गई, ऐसा आपने कहा था, पर कौन जाने ट्रांसफर भी तो हो गया होगा, पर किसमें हुआ होगा। तो हमें उन दोनों का बच्चा भी दिखाया जाता है। तो दोस्तों एंडिंग में उनका ऐसा हालत में भी इसलिए हो गया था क्योंकि यूज शशो के साथ रहने के लिए अपने सपना में किया हुआ काम को पूरा नहीं किए थे, जिससे कि वो सपना उन पर बैक फायर किया था। तो में भी फ्यूचर में यह चीज उनका बच्चा को झेलना पड़े, तो यह तो हमें नहीं पता, पर आपको यह तो पता है ना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और यह कहानी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।